जय भीम जिंदाबाद सारे साथियों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज जैसे सामने दिख रहा है आप लोगों को, बिहार से दो संगठन। इंडोली एक बार दोबारा से शुरू कीजिएगा। ठीक है, हाँ। अभी लाइव हुआ है। ओके ओके। तो जय भीम जिंदाबाद सारे साथियों को आज आने के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू। आज बिहार से दो संस्था के साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। एक जन जागरण शक्ति संगठन JJSS और दूसरा बिहार अंबेडकर स्टूडेंट्स फोरम। तो आज पिछले हफ्ते शनिवार को भी हम लोगों का एक ऐसे ही सिमिलर एक कॉन्वर्सेशन हुआ था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दो संगठन के साथ, जहाँ पे आप जैसे ही लोग आए थे, जुड़े थे। वहां पे हम लोग जो नोमैडिक ट्राइब्स और डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो विमुक्त समुदाय है, उनके कुछ लोगों के साथ हम लोग बात किए। और भोपाल, बॉम्बे, इन सब जगह के आसपास जो NTDNTs है, उनके साथ किस तरीके के, उनके युवाओं के साथ उनके समाज में जिस तरीके के परिवर्तनकारी काम चला रहे, उसके बारे में ही हम लोग बातचीत किए। तो आज वही सेम चीज हम लोग बिहार के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, क्योंकि बात करने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे पहले स्टार्ट करने के लिए JJSS के लोगों से स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग सभी 1-2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको। थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताइए कि कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या करने में आप लोग दिलचस्पी रखते हैं, कितने दिन से आप लोग JJSS और BSF के साथ जुड़े हैं। और फिर आगे जाते हैं हम लोग बाकी काम को लेकर चर्चा करने के लिए। तो मुन्ना, गोविंद, अगर आप स्टार्ट करें, फिर चांदनी, जयमंती और फुलेश्वर। मुन्ना और गोविंद। सुनाई दे रहा है या फिर हम चांदनी से स्टार्ट करते हैं? नहीं, अगर कोई चांदनी से स्टार्ट कर लेते हैं। फुलेश्वर, ठीक आपका है। ऑडियो शायद कनेक्ट नहीं है, एक बार आप चेक करें। आगे और किसी से, तब तक हम शुरू करते हैं। चांदनी, आप अपना थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताएंगे? ओके, हाँ। सभी साथी को जिंदाबाद, जय भीम। मेरा नाम चांदनी है। मैं अररिया बिहार से हूँ। मैं 2013 से जन जागरण शक्ति संगठन में जुड़ी हुई हूँ और जुड़ के अलग अलग चीज़ों पे मैं काम की हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य के मुद्दे पे, मतलब युवाओं के साथ अभी यूथ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ। बाकी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मैं 12th 2017 में की हूँ। उसके बाद मेरी ग्रेजुएट रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट साझे सपने से हुई है। बाकी अभी मैं जुड़ के काम करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके चांदनी। आगे जयमंती, आप सुनाई दे रहा है तो आप अपने बारे में बताइए। अनम्यूट करना। जयमंती का अगर कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है तो मुन्ना, गोविंद या फुलेश्वर। मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ, जयमंती बताइए। तो सभी साथी को जिंदाबाद। मेरा नाम जयमंती है और मैं कटिहार बिहार से हूँ। और पिछले 2015 में संगठन में इंटर्नशिप के दौरान जुड़ी थी और तभी से मैं संगठन के अलग अलग मुद्दे पे काम करती हूँ, संघर्ष और निर्माण में। और हमारे संगठन में पिछले साल से 10 महीने से भी जो युवा क्लब चल रहे हैं, तो उसमें हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। और मेरी पढ़ाई 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और 19 में मैं LLB कर रही थी। फर्स्ट ईयर करके अभी हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि मुझे एक बच्चा हुआ और उसी के में भरण पोषण में लगी थी।
तो फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे पढ़ाई करूँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके जयवंती, बहुत दिन ठीक, बाद। हाँ आइए बिहार। हाँ हाँ, आएंगे। मुन्ना, गोविंद, आप लोग। सभी को जय भीम। हेलो, हाँ हाँ गोविंद, सुनाई दे रहा। मैं मुन्ना कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ मुन्ना। आवाज सुन रहे आप लोग? हाँ हाँ हाँ, सभी को जय भीम, जिंदाबाद। जय भीम। मेरा नाम है मुन्ना कुमार भारती और मेरा जिला है, और मैं जन जागरण शक्ति संगठन में 2015 में जुड़ा था, और तब से लेकर के अब तक जुड़ा हूँ। और हमने अररिया जिला और सहरसा जिला और वेस्ट जिला में संगठन के माध्यम से अलग मुद्दों पर काम किया हूँ। और अभी फिलहाल मैं यूथ प्रोग्राम में अभी जुड़कर युवा ग्रुप में काम। गोविंद, आपका शायद हेलो, नेटवर्क का थोड़ा, हाँ, वीडियो ऑफ करने के लिए, क्योंकि आवाज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ हेलो, हेलो, हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ, आपका तो हाँ हाँ, बताइए बताइए। यहाँ पे ठीक है, थोड़ा गोविंद और मुन्ना के साइड में हेलो, थोड़ा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं हाँ हाँ हाँ, कि फिर से बोलूं? एक बार फिर से अगर रिपीट कर दिए, क्योंकि वो कट जा रहा था आपका। मेरा नाम मुन्ना कुमार भारती है। मैं जन जागरण शक्ति संगठन में 2015 में इंटर्नशिप के दौरान जुड़ा था, और मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2020 में, और 2015 में जुड़े। उसके बाद हमने 3 जिला में काम किया, अररिया, वैशाली जिला और सहरसा जिला। ये 3 जिला में हमने जन जागरण शक्ति संगठन के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर काम किए और अनुभव लिए हैं। और अभी मैं सहरसा जिला में भी काम कर रहा हूँ यूथ प्रोग्राम में। अच्छा। और गोविंद भी आपके साथ है क्या? हाँ, गोविंद भी मेरे साथ है। हाँ, तो गोविंद भी अगर अपना पहचान कर ले। सभी साथी को जय भीम, जिंदाबाद। जय भीम। मेरा नाम है गोविंद कुमार, मैं बिहार से हूँ, सहरसा जिला से। मैं 2016 में जनजागरण शक्ति संगठन में इंटर्नशिप के दौरान जुड़े थे। अभी मैं यूथ प्रोग्राम में अभी काम कर रहा हूँ अपना सहरसा जिला में ही। और मेरा पढ़ाई है अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, अभी पढ़ाई चल रहा है, साथ साथ में यूथ प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। बढ़िया। और फुलेश्वर अभी तक शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। जब तक वो आते हैं तब तक हम लोग बीएसएफ के साथियों से भी थोड़ा पहचान कर लेते हैं। ब्यूटी, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं मैं शुरू कर सकती हूँ क्या? हाँ, ऐसा कोई कुछ बोल रहे थे। वही नेटवर्क का शायद थोड़ा वहाँ पे। आप तब तक ब्यूटी आप बताइए, हम लोग वापस उनके पास बात। ओके, सभी को जय भीम, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद। मेरा नाम ब्यूटी पासवान है और मैं बिहार के पटना जिले से हूँ। मैं बीएएसएफ से 2019 से जुड़ी हुई हूँ और मैं अभी तक इसमें 2 ब्लॉक को इंक्लूसिव एजुकेशन और एसआरएचआर के मुद्दे पे यहाँ पे काम करती आई हूँ और 2 ब्लॉक को कवर कर रही हूँ। साथ में अभी फिलहाल में मैं डिग्निटी 5 हेल्थ को लेकर वुमेन्स के साथ काम कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ब्यूटी। जाफरीन, आप अगर
सतरंगी सलाम। मेरा नाम जाफरीन नेहा है। मैं बिहार अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम से 2016 से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने अब 15 मतलब जब हमारी शुरुआत हुई थी 2016 में, तो उस समय हम 10 से 12 जिला के साथ हमारे कार्यक्रम चल रहे थे। और अभी हम 15 जिला में, बिहार के 15 जिला में काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली बिहार अम्बेडकर विद्यार्थी मंच में जो यौन प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के कार्यक्रम चलता है उसको मैं लीड करती हूँ और अपने साथियों को सपोर्ट करती हूँ और प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें जानकारी साझा करती हूँ। और अभी मैं अभी जैसा कि ब्यूटी ने बताया कि हम महिलाओं की डिग्निटी और उनके राइट्स के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथी। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर जाफरीन। सुधा, आप अगर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। जय भीम सभी को। मेरा नाम सुधा है और मैं बिहार अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम से पिछले 2018 से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने 1 साल तक 2019 और 20 में मैंने स्टेट को कॉन्वेनर भी मैं रही हूँ स्टेट लेवल पे। और बिहार के 10 जिला में, जैसा कि अभी जाफरीन दी ने शेयर किया, तो बिहार के 10 जिला से हमारे यूथ से उनको लीड किया है मैंने एजुकेशन के फील्ड पे। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। और मनदीप, आप भी अगर। सभी को जय भीम, सतरंगी सलाम। सतरंगी सलाम। मेरा नाम मनदीप कुमार है और मैं स्नातक का छात्र हूँ। और मैं बीएसएफ से 2018 से जुड़कर काम कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर। जैसे कि जो भी SC/ST कम्युनिटी के जो भी वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें हायर एजुकेशन के साथ और करियर गाइडेंस के ऊपर। और साथ में उन्हें जो राइट्स हैं उन चीज़ों के बारे में उन्हें बताना कि किस तरह से वो अपने अधिकारों को पा सकते हैं और हायर एजुकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। और साथ में मैंने 2 साल हेल्थ के ऊपर भी काम किया है, शरीर और अपना अधिकार अपने के साथ। थैंक यू। वेलकम। बस लास्ट फुलेश्वर अगर अभी जब भी ज्वाइन करेंगे तब उनके पास आते हैं। पर बात आगे बढ़ाते हैं। जो पहला सवाल है मेरा आप सभी से, कि आप लोग जो इतने सालों से अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्र में युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरीके के तरीके आप लोग अपनाते हैं युवाओं को ऑर्गेनाइज करने में, उनके साथ काम करने में। तो JJSS से अगर साथी बोलना शुरू करें। चांदनी, आप अगर, और जो भी किसी को अगर बोलना है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, तो इजी होता है वैसे आप लोगों के पास आने में। JJSS से अगर टाइम लग रहा है तो BSF से ही अगर जाफरीन, ब्यूटी, आप लोग शुरू कर सकते हैं। सॉरी, एक बार सवाल फिर से कि हम लोग कैसे इस काम को कर रहे हैं। हाँ, एक तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा है युवाओं के साथ काम करने में, और किस किस तरीके, मतलब क्या क्या तरीके आप लोग अपनाते हैं लोगों को इकट्ठा करने में, मोबिलाइज करने में, तो उसके बारे में। धन्यवाद। मैं पहले BSF का थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। हाँ। ये बिहार अम्बेडकर विद्यार्थी मंच जो है वो SC/ST मुस्लिम कम्युनिटी और के साथ काम करता है बिहार के 15 जिले में। ये पिछड़े समुदाय के साथ इसलिए काम करता है क्योंकि उन्हें उनकी आवाज कोई सुनते नहीं है, उनके बच्चे को कोई पहचानते नहीं है और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग इन बच्चों के साथ काम करते हैं। हम बच्चे प्लस युवाओं के साथ भी काम करते हैं। उनको हायर एजुकेशन में, शिक्षा का मतलब है हर प्रकार की शिक्षा, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा की हम बात करें। हम लोग स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, मतलब हायर एजुकेशन तक के काम करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यौन प्रजनन स्वास्थ्य की जो शिक्षा है उसको भी हम लोग इसके ऊपर भी काम करते हैं।
तो जितने भी युवा हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर वो ड्रॉप आउट होते हैं, उन्हें हम दोबारा से जोड़ने का काम करते हैं। स्कूल से, कॉलेजेस से अगर ड्रॉप है तो उनको दोबारा से कॉलेज से जोड़ने का काम करते हैं। हमारा काम फेलोशिप के माध्यम से होता है। जैसे अगर बिहार अम्बेडकर विद्यार्थी मंच की बात करें तो अम्बेडकर फेलोशिप हम चलाते हैं, जिस फेलोशिप में हम उनको उनकी शिक्षा के हिसाब से उन्हें फेलोशिप देते हैं, जिसमें वो अपने घर वालों पे निर्भर नहीं हो। क्योंकि इस समुदाय के जिस समुदाय के साथ हम लोग काम करते हैं, वो समुदाय के बच्चे ड्रॉप आउट कब होते हैं, जब उन्हें घर से बाहरी भेदभाव से उनको मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके साथ भेदभाव होता है, घर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए वो अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। तो अंबेडकर जो फेलोशिप है वो उसको सहयोग देता है और उनको हर हाल में एजुकेशन से जुड़ना होता है। अगर मान लीजिए कोई युवा हमारे साथ जुड़ा है और वो 8th क्लास में है, तो हम पहला हमारा इसका नियम है कि हम पहले वो अपने स्कूल में एडमिशन लेंगे और उसके बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम हर 2 महीने 3 महीने उनके हिसाब से, जब उनको जैसी जरूरत पड़ती है प्रशिक्षण की, हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। हर प्रकार की प्रशिक्षण देते हैं। जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती है उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी से उन्हें हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं लगता कि अब ये फेलो जो हैं, जो युवा हमारे साथ जुड़ गए, वो हमारे साथ बंध जाएं। उनके भी सपने होते हैं, उनकी भी जिंदगी होती। उनके सपने जहां उन्हें दिखते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो अगर मान लीजिए अभी हम बताएं तो जैसे कि अजीम प्रेम जी की अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की आपको वहां पे एडमिशन लेना है, उसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, आपको मतलब तैयारी की जरूरत पड़ती है, बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उन जरूरतों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं उसे हम ढूंढते हैं, और वो वैसे यूनिवर्सिटी से हम खुद टाई अप करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके जो सपने हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने का, वो सपना उनका छूटे नहीं। तो हम लोग इस तरीके से अपने युवाओं के साथ अभी बिहार के 15 जिले में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमारा जो 3 राज्य है, हम 3 राज्य में इसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। कौन से वो 3? हाँ, तो हमारा जो ये है उसका एक फोरम है जिसका नाम है नेशनल यूथ इक्विटी फोरम। ये नेशनल लेवल पे है, और ये अभी जो हम इसके अंतर्गत 3 राज्य में काम कर रहे हैं वो है बिहार में बिहार अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम, यूपी में भी हमारा 15 डिस्ट्रिक्ट है, वो है यूपी यूथ इक्विटी फोरम, और दिल्ली में हमारा दिल्ली यूथ इक्विटी फोरम चलता है। तो बिहार, दिल्ली, यूपी में अभी हमारे काम चल रहे हैं। थैंक यू। हाँ, शेयर करने के लिए। और भी BSF JJSS से किसी को अगर सवाल ये जवाब करना है, अपना हैंड रेज करिए, मैं एक एक करके आप लोगों के पास आती हूँ। BSF में एक और महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग देखते रहते हैं, जहाँ की एक पटना में हमारा चलता है धनगौर ब्लॉक में, जो प्ले फेलोशिप कहते हैं, वो BSF का ही एक पार्ट है। उसमें यूथ को जोड़ने के हमने थोड़े अलग तरीके रखे हैं कि हम लोग उन बच्चों को इस फेलोशिप में जोड़ते हैं जो अपने कम्युनिटी के मतलब कहते हैं ना आदर्श बच्चे हो, और वो अपने पूरे मतलब उनकी जनरेशन की वो पहले पीढ़ी हो जो कि पढ़ाई से जुड़े हो, उनको ऐड करते हैं। उनके साथ हम लोग 6 तरह की शर्तों को लगाते हैं कि एक पहला शर्त होता है हमारा कि वो सीखने सिखाने में इच्छुक हो, वो अपने घर के पहले मेंबर हो जो कि पढ़ाई से जुड़े हो, कम्युनिटी के आदर्श स्टूडेंट हो, उनके साथ एक और फाउंडेशन लगाते हैं कि वो हायर एजुकेशन तक जुड़े रहे, उसके बाद वो शादी करें, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही वो शादी में जाए। ये हमारा एक होता है। हम एक और हम सहमति पत्र पे साइन लेते हैं ताकि
बीच में अगर बच्चा कुछ और रास्ते पे जाता है या फिर वो अपना दूसरा रास्ता तय करता है तो उसमें कट गया। ठीक है, वेट करते हैं ब्यूटी के आने तक, तब तक मनदीप का हैंड रेज्ड है। मनदीप के पास जाते हैं, ब्यूटी आती है तो उनसे वापस। हाँ, जैसे कि अभी जाफरीन दी और बेटी ने बता रहे थे, तो उस तरह से हम लोग जो बीएसएफ से जो काम जो कर रहे हैं, तो हम जिस ग्राउंड लेवल पर हम काम करते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे रोहतास जिला है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी बच्चे हैं SC ST कम्युनिटी के और मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाती, कहा जाए तो वो जो भी 5 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चे होते हैं, तो उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। इन जो यहाँ पे जो BSF के थ्रू का जो काम कर रहे हैं, जो वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा, और उन्हें एक सही रास्ता दिखाया जाता है कि उस रास्ते पर वो चल सके और अपनी शिक्षाओं को वो पा सके। तो वो ऐसे अभी मेरे यहाँ दो जगह पे चल रहा है, रोहतास जिला में, एक चिनारी में चल रहा है और दूसरी जगह चल रहा है बादलगढ़ में, जो भी वो भी चिनारी प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारण है, तो वहाँ पर भी जो BSF के साथी है, वो भी वहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। 2 घंटा पर डे पढ़ाते हैं वो लोग, और उन्हें शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे गेम्स के बारे में बताया जाता है, और उन्हें एक अच्छी तरह से शिक्षाएं दी जाती हैं, ताकि वो अपनी शिक्षा का महत्व कुछ समझ सकें। और वो हम लोग ये देखे हैं कि हमें वहाँ से अपॉर्चुनिटी कुछ जब हम काम करते हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है, जो कि जो भी वो बच्चे जो होते हैं वो मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, तो उन सभी को वो, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी रहेगी पढ़ाने के लिए, हम उतना ही पढ़ा सकते हैं, तो उन सभी को हम लोग पढ़ाते हैं और उनको शिक्षा एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ताकि उन्हें भी पता रहे कि हमें पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि हम जान सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। तो बस, थैंक यू। चलिए, थैंक यू मनदीप। ब्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। ब्यूटी, आपका कट गया था, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ, तो हम उन्हीं बच्चे को इस स्कॉलरशिप में ऐड करते हैं और उनके क्लास के अनुसार उनको स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि वो अपने घर में पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स से प्रेशर ना बनाए, वो उनसे पैसे ना मांगे। हम ज्यादातर इसमें कोशिश करते हैं कि लड़कियां जुड़े, और ये फेलोशिप ओनली फॉर मांझी कम्युनिटी के यूथ के साथ करते हैं, उनके बच्चे के साथ करते हैं। और इसमें हम लोग एक उनके साथ उन्हीं के टोले में एक CLC मॉडल चलाते हैं, CLC क्ले लर्निंग सेंटर। हम उनको उन बच्चों को क्ले बोलते हैं, और उन्हीं के माध्यम से एक सेंटर चलाते हैं जिनको बोलते हैं क्ले लर्निंग सेंटर। इस सेंटर में ओनली फॉर उन्हीं के कम्युनिटी के, मांझी कम्युनिटी के बच्चों को वहाँ पे फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, और वो एजुकेशन हमारे वॉलेंटियर के द्वारा दिया जाता है। उसी में हमारे बच्चे एक और मॉडल, हमारे यूथ ने एक मॉडल स्थापित किया जिसको बोलते हैं एजुकेशन बैंक। एजुकेशन बैंक में होता क्या है कि जो उनकी फेलोशिप मिलती है, उन्हें मंथली में जो फेलोशिप मिलता है उसका 50 रुपए काट करके वो अपना ही एक बैंक बना के रखे हैं, और उसमें वो सभी जमा करते हैं। और बाई चांस किन्हीं को ज्यादा जरूरत पड़े पैसे की, जैसे कि 10th का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, फॉर्म अप्लाई करना हो, और 12th का कोई क्रैश कोर्स करना हो, तो उसमें ज्यादा अमाउंट लगता है, तो फिर उसी एजुकेशन बैंक से वो लोन लेते हैं, और फिर वो लोन लेकर के अपना काम करते हैं, और फिर उस लोन को चुका करके वापस से उस बैंक में जमा कर देते हैं। ऐसे ही हमारा सर्कल चलता है, और मांझी कम्युनिटी के बच्चे लगातार पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। थैंक यू। बढ़िया है। फूलेश्वर शायद एक बार हैंड रेज किए थे, चलिए उनके पास बाद में आते हैं। चांदनी, आप बता सकते हैं। हाँ, तो मैं अपनी बात रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पुलिस भैया नहीं जुड़ पा रहे, उसका आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। हम लोग वेट करते हैं जब तक वो आएंगे, तब तक आप बताइए। हाँ, क्योंकि उसकी नहीं तो हम लोग को बात रखनी पड़ेगी। अब तो मैं अपने मतलब हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि जैसे मतलब कि संघर्ष और निर्माण दोनों पे काम करते हैं। हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है।
हाँ, तो जे मतलब संघर्ष और निर्माण दोनों पे काम करते हैं। बाकी मतलब कि संघर्ष मतलब निर्माण में हम लोग जो कर रहे हैं, अभी यूथ प्रोग्राम चला रहे हैं। यूथ प्रोग्राम में हम लोग का मेन मोटिव है कि गांव के मतलब अक्सर गांव के बच्चों में या जो भी है गांव में, उसका दिमाग में भर दिया जाता है कि नहीं हिंदू मुसलमान मतलब जाति धर्म मतलब इन सब चीजों पे ज्यादातर उसके माइंड मतलब पूरा उसके माइंड में भरा हुआ रहता है। तो हम लोग यूथ प्रोग्राम जो चला रहे हैं, हम लोग का मोटिव ये है कि उसका दिमाग से निकाल के मतलब एकता बना के एकजुट होके मतलब साथ रहना सिखाना, प्यार से रहना सिखाना, मतलब इस तरीके से हम लोग का मकसद है। और हम लोग मतलब गांव-गांव में जाते हैं, क्लब बनाते हैं छोटे-छोटे, फिर बच्चों के साथ मतलब ड्राइंग करते हैं, खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नारों के माध्यम से हाँ, बच्चों को तैयार करते हैं। मतलब 5 साल से लेके ऊपर 20 साल तक के जो भी युवा हैं बच्चे हैं, उसके साथ काम करते हैं। बाकी जो संघर्ष का काम है, तो संघर्ष का काम चल ही रहे हैं मतलब मजदूर किसान के साथ। तो ये था। और बाकी हमारे साथी भी कुछ जोड़ना चाहेंगे। हाँ, तो जी आपने जो ये बोला कि एक तो बहुत आज के दिन में ये बहुत इम्पोर्टेंट एक काम है, मतलब बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि धर्म का जो जहर सबके दिमाग में भर के रखा है, उसको हटाने का ही सबसे बड़ा काम है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनते। जयमंती का भी हाथ रेज्ड है, तो जयमंती के पास जाते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जेजेएसएस पहले खास तौर पे संघर्ष पे काम करते थे, जैसे राशन पेंशन नरेगा को लेके। तो इसी बीच से फिर युवा कार्यक्रम को शुरू किए, और युवा कार्यक्रम में जैसे कि हम लोगों ने खुद से मतलब हमारे जिस इलाके से हम लोग आते हैं, यहाँ पे तो लड़कियों को खेलने कूदने का मौका ही नहीं मिलते हैं। खास तौर पर उसको बाहर अगर अपने रिलेशन से बाहर अगर जाते हैं तो उसको बहुत गंदी नजर से देखी जाती है। तो संगठन के माध्यम से हम लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के खुद हम लोग सीखे हैं। और अभी जो हम लोग क्लब चला रहे हैं, तो जिस इलाके में हम लोग क्लब चलाते हैं वो इलाके एसटी एससी का ही होते हैं। और मेरे संगठन भी छोटे किसान और मजदूर से जुड़े हुए हैं। तो उसके बच्चे को जो है उस तरह से पढ़ाई भी नहीं मिलती है, उन्हें मौका ही नहीं मिलती। अगर वो 6 से 10 साल के हैं तो उसके कुछ कुछ छोटे छोटे काम, घर की जिम्मेदारी, जैसे बच्चे को रखना होता है, उन्हें स्कूल जाने तक का भी मौका नहीं मिल पाते हैं। तो स्कूल जाना हमारे इलाके में बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। फिर उन्हें खेलने का तो फिर मौका ही नहीं मिलती है। तो जो अभी हमारे क्लब के माध्यम से हो रही है, उसी के गांव में हम लोग प्रॉपर जाते हैं, और उसी के गांव में 2 घंटा 3 घंटा समय बिताते हैं, ताकि वो हमसे और जुड़े और फिर वो खेल खेल के माध्यम से अपने पढ़ाई को भी देखें, अपने अधिकार को भी देखें। ताकि सिर्फ एक को लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग जब तक सामूहिक रूप से खड़ा नहीं होंगे, तब तक हमारे अधिकार भी नहीं मिल सकती है। तो जैसे सीनियर साथी और हम लोग खासतौर पे नरेगा का लड़ाई लड़ते हैं, तो एक काम करने का, रोजगार का मुद्दा बन जाते हैं। पर हमारे जो पढ़ाई है, हमारे जो शरीर का हिस्सा है, जैसे यौनिकता की बात करते हैं, तो ये सब चीजें हमारे समाज में जो बूढ़ी औरत भी हो गई है, वो भी अपने बहू या बेटी को भी बता नहीं पाती है कि तुम्हारा शरीर का क्या अधिकार है, किस हिस्से में क्या होगा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग इसी मकसद से मतलब संगठन से अपने शरीर के बारे में जाने, और खुद से मैं भी अंतरजातीय शादी की हूँ और फ्लेश्वर से ही की हूँ, और चांदनी आदर्श विवाह किए हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत बड़ा एक टक्कर है। क्योंकि जब मैं भी डिसाइड कर रही थी कि मैं शादी करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हमारे घर वाला मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे, कभी मुझे आदर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनके बच्चे हैं। जिस तरह से हमारे घर में या हमारे समाज में पढ़ाया जाते हैं,
देखा जाता है कि बेटी को हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। भले उनको हम बेटा कहते हैं, पर बेटा को किस नजरिए से हम देखते हैं कि वो बेटा है या बेटी है, ये भी हमारे समाज में देखने लायक होती है। क्योंकि अगर आप बाहर चल के काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो आप बेटा के गिनती में हैं। पर जब एक उम्र हो जाती है तो आपको शादी करनी है, तो वो आप लड़की हैं उस टाइम पे, आप अपने से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अपने आप में मुझे भी हिम्मत जुटाने में बहुत मुश्किल लगी, और जब मैंने इस मुश्किल को सकारात्मक रूप से मैं अपने ऊपर ली, तो मुझे बहुत सारे मतलब संगठन के भी जो साथी हैं, उसको भी मतलब ये लग रहा था कि हमारे संगठन टूट जाएंगे, क्योंकि संगठन में ये भी बात नहीं हो पाती थी कि अंतरजातीय विवाह कैसे हो, उन पे किसी का समझ नहीं बन पा रही थी। और यौनिकता पे बात करना, एक लड़की के शरीर, एक महिला के शरीर पे हम कैसे बात रखें, वो भी हमारे जो एक तो हमारी पढ़ाई नहीं होती उस तरह से, एक समझ नहीं बनती, और समाज इस तरह से हम लोग को दबा के रखे हैं कि उस वहाँ पे हमारी आवाज भी नहीं खुल पाती अगर हम सोचते भी है तो हम लोग जब ये लिए फैसला कि हम लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे या आदर्श विवाह करेंगे, तो इससे जो एक समझ हुआ कि संगठन के साथी भी खुल के अब बात कर सकते हैं। तो ये चीजें एक युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम वो एक पिछले पीढ़ी पे नहीं सोच सकते हैं कि वो क्या करेंगे। तो एक ये भी जिम्मेदारी हम लोग के लिए, मतलब हम युवा जो पूरा देश में घूम घूम के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं सामाजिक रूप से, तो ये चीजें भी एक तरह से निकलनी चाहिए कि हमारी क्या सोच है। और दूसरी चीज की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो वो एक सपना होती है कि हम कैसे लड़ें, और अकेले हम नहीं लड़ सकते हैं। तो हमारे जो क्लब के माध्यम से अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा अगला 5 साल में अगर हम कहीं पे एक धरना धरें, तो वहां पर 100 नहीं हजारों युवा हमारे साथ होंगे, वो अपने अधिकार के बारे में खुद से बोलेंगे। सिर्फ हम नहीं बोल सकते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और हमारी आवाज कोई सुनेगी नहीं। जब हमारे पीछे हजारों युवा होंगे तो शायद हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है, शायद हमारी जो सपना है वो पूरी हो सकती है। तो ये मैं क्लब के माध्यम से जैसे धन्यवाद। धन्यवाद साथी। फुलेश्वर का मुझे दिख रहा है शायद वो ज्वाइन कर पाए है। फुलेश्वर सुनाई दे रहा है तो आपका इंट्रोडक्शन रह गया, बस जयवंती से पता चला कि आप उनके हस्बैंड है, उसके अलावा आप अपने बारे में अगर अभी भी शायद तो ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी को और कुछ ऐड करना है तो, नहीं तो मैं थोड़े इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दूंगी। जी हाँ, मैं थोड़ी ऐड करनी थी मुझे। हाँ ऐड करूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हाँ वही होता है ना अक्सर गांव में कि मतलब जो लड़कियां हैं, खास करके हम कहे थे जो मतलब अगर समाज के नजरिए से दलित मतलब ST जिसमें आते हैं परिवार, उसके बहुत ही मुश्किलें जिंदगी होती है, उसके बच्चे खास करके लड़कियां का कि वो घर से निकल नहीं पाती, उसका भी वही जिंदगी हो जाती है। जो हमारे गार्जियन, जो हमारे माँ बाप मतलब झेल के आते, वो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी एक मतलब कि मुझे भी घर से निकलना इतना मुश्किलें हो रहा था कि मैं कैसे निकल के अपने पैर पे खड़ा हो गए कुछ कर सकूं। इस तरीके से अदर लड़कियों के साथ भी होती है, वो अभी भी झेल रही है। तो हम लोग मतलब ये कोशिश करते हैं, अगर यूथ प्रोग्राम चला रहे हैं या जैसे इंटर्नशिप चला रहे हैं, उसके माध्यम से हम बात करते हैं उसका पेरेंट्स से कि आप लड़की को बाहर निकालो, लड़की कुछ कर सकती है जिंदगी में। ये नहीं कि मतलब एक तो शुरू से मानसिकता बनाई है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, वो बाहर निकलेगी खराब हो जाएगी, क्या करेगी नहीं करेगी। तो हम लोग मतलब ये ज्यादातर संघर्ष करते हैं, मतलब इस पे बातचीत करते हैं गाँव में छोटी छोटी मीटिंग करके कि आप लड़की को बाहर निकालो, वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करेंगी, कुछ सीखेंगी,
हाँ मैट्रिक पास करके उसकी शादी हो जाती, फिर उसका भी वही बच्चा पैदा करके माँ बाप की जैसा जिंदगी काटना, जिंदगी झेलना, चूल्हा चौका, उसी में उसका जिंदगी का मतलब कट जाता है। तो इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ, बाकी लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं। तो हम लोग की कोशिश यही है कि मतलब जो लड़कियां भी जो पीढ़ी बन रही उसके साथ ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी और युवाओं की मतलब हमें साथ चाहिए कि और युवा इस तरीके से हजारों युवा सड़क पर निकलेंगे, इस पे संघर्ष करेंगे तो एकदम है कि बदल सकती हैं लड़कियां की जिंदगी। तो ये धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू चांदनी। मनदीप का हैंड फिर से कुछ ऐड करना है मनदीप? यस मैम। हाँ, ऑल्सो एक चीज कंटिन्यू प्लीज, मुझे मैम मत कहिए, मैं आप लोगों के ही उम्र के हूँ, तो मतलब आप ही के सेम हूँ मैं, तो मैम प्लीज मत बोलिए। चलिए हाँ। ओके ओके फाइन। तो अभी जो एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, तो आज से जब मैं फर्स्ट बार बीएसएफ से साथ जुड़ा हुआ था, तो उस टाइम मुझे तो कुछ संगठन के बारे में पता भी नहीं था कि संगठन क्या होता है, काम क्या होता है। तो कुछ साल बीतने के बाद 2 से 3 साल जब जैसे बीता, तो फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में आने लगा और मैं इसके साथ काम करने लगा। तो जब युवाओं के साथ मैं काम करता, तो उस वक्त मेरे साथ जो जुड़कर रहने वाले लोग थे, तो वो सिर्फ बॉयज थे, गर्ल्स एक भी नहीं थी। लेकिन जब ये 5 साल के एक्सपीरियंस में, 6 साल के एक्सपीरियंस में, आज मुझे मेरे साथ लगभग मेरे ही गांव के जो लड़कियां हैं वो जुड़कर आ रही हैं। जिस तरह से मैं जिस ग्रुप में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो मैं बदल पाया कुछ ना कुछ अपने गांव के लोगों को और यहाँ के समाज को, ताकि मैं कुछ उन्हें ये भी लगा कि शायद ये कुछ नया कर रहा है, ताकि यहाँ से कुछ लोग जैसे वार्ड हैं और सरपंच भी हैं, तो वो लोग कुछ सपोर्ट कर देते हैं मुझे कि ये काम जो हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि इस तरह के जो काम शायद ही कभी मेरे गांव में हुआ था, शायद, मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि कभी हुआ होगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे लोगों के साथ, युवाओं के साथ जुड़कर काम करने का काम कर रहा हूँ और उनको बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अगर बताया तो अभी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ अपने यहाँ। तो कुछ वहाँ की बातें जो हैं, तो वो मैं मेरे यहाँ अभी बहुत ही कम लड़कियां जो थी जो कि 10th पास, मतलब 10th की पढ़ाई कर पाती थी। तो मैंने वहाँ प्रयास किया कि आप लोग उनके पेरेंट्स से जाकर बात किया, यहाँ पे घर पे घर घर गया सबके यहाँ। तो कुछ लोग तो ये भी बोले कि तू 4 दिन का संगठन में काम कर रहा है, तो हम लोग को सिखाने चला कि हमारे लड़के लिए क्या मतलब बेहतर होगा, क्या नहीं बेहतर होगा। तो इस तरह से मेरी तरफ से एक तरफ से चुनौती भी था। लेकिन आज के डेट में जो है कि वो लगभग मेरे गांव की 7 से 8 लड़कियां जो मेरे साथ आ रही हैं, मेरे ग्रुप के साथ ऐड हो रही हैं और जो नई चीजें उन्हें सीख रही हैं। और इनके साथ साथ हम लोग कई जगहों के जो भी चिनारी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ पे हम लोग कई जगह ग्रुप्स बनाए, गर्ल्स के भी, और वहाँ पे जाकर हम लोगों ने काम भी किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हम लोग को लोग समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भी डिसीजन होता है, जैसे मैं ग्राउंड में कोई भी गांव में मेरे कोई प्रोग्राम करना हो या फिर किसी चीज का फैसला लेना हो, तो उसमें मुझे बुलाया जाता है कि वो बंदा है जो कि मतलब उसने कुछ जानकारी होगा समाज के बारे में और कुछ जब बदलने का प्रयास करे तो उसको बुलाया जाए। और मुझे भी उसमें शामिल किया है, जहाँ पे मुझसे एजेड लोग होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस मिलता हाँ होगा। हाँ, तो अभी जो वार्ड बने हैं और पंच बने, तो वो लोग भी मुझे बुलाकर और मुझसे गांव के हित के बारे में और युवाओं के बारे में बातचीत करते रहते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और ये मुझे बीएसएफ से और मेरे यहाँ जनरल केंद्र एक ऑफिस है, तो उससे मुझे यहाँ मैं यहाँ तक पहुंचा, इन दोनों जब दोनों लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बीएसएफ और जनरल केंद्र। थैंक यू। गोविंद का शायद हाथ रेज था। हेलो हेलो, हाँ। तो मैं गोविंद नहीं बोला, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए मुन्ना। गोविंद का मोबाइल से भी बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। तो मैं सहरसा जिला में अभी क्लब यहाँ पर चला रहे, तो क्लब चलाने वो के तो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये आप, हाँ गोविंद, हाँ बताइए।
तो जिस अभी सहरसा जिला में इस क्षेत्र में क्लब चला रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे चुनौतियाँ आ रही है। चुनौतियाँ ये है कि यहाँ पर जो है कि अभी विधायक जो है कि वही है SC ST SC का है, और हम लोग जिस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो काम करते हैं वही दलित समाज के ही बीच में काम करते हैं। तो यहाँ पर मुझे चुनौती ये आता है कि यहाँ पर माना भी जाता है कि यहाँ पर जो है कि ब्राह्मणवाद सोच वाले जो है RSS का यहाँ गढ़ भी है। तो हमने तो कभी नहीं देखा था कि हाँ RSS में क्या होता है, किस तरह से क्या क्या सिखाया जाता है युवाओं के साथ में। तो इस क्षेत्र में अभी 3 महीने पहले जो कि यहाँ पर RSS का जो हाई स्कूल है सोनवर्षा में, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि बहुत सारे युवा रहते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाँ कैसे अपना हिंदू को बचाना है। ये हमको यहाँ पर देखने को मिला। और हम लोग जिस क्षेत्र में क्लब चलाते हैं वहाँ वहाँ हम लोग जो कि जो राजनीतिक लोग रहते हैं उनसे जो है कि हमको प्रेशर मिलता है, और गांव का जो हेड प्रतिनिधित्व जो करता है मुखिया जैसे, उनसे भी हम लोग को ताना सुनने को मिलता है। और जो ब्राह्मण लोग रहता है यहाँ पर जैसे राजपूत हो गया, इन लोगों से भी हम लोगों को काफी ताना सुनना पड़ता है कि ये जो है कि तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सिर्फ क्या SC ST के समाज में करते हो और क्या बड़ी जाति के साथ में नहीं करते हो। तो हम लोगों ने बताया वहाँ नहीं करते। हम लोग जिस क्षेत्र में जिस समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं, इस समाज का लोग जो है कि अभी नीचे स्तर पर है, हर चीज हर क्षेत्र में हर समस्या से नीचे है, तो इस क्षेत्र में करते हैं। तो हम लोग जहाँ भी मीटिंग करते हैं तो शुरू शुरू में हुआ क्या था कि यहाँ पर हम लोग जाकर करते हैं, हम लोग बैनर ले जाते थे। तो बैनर जो है कि जो पियक्कर लोग होता है, दारू शराब वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों का बैनर भी फाड़ दिया था एक बार। बैनर भी फाड़ दिया। और हम लोग का जिस क्षेत्र में करते हैं जो SC ST समाज में, वहाँ उन लोगों को जमीन भी नहीं है। एक तो घर रहने के लिए नहीं है, छोटा सा घर में रहते हैं, और उन लोगों का नहीं दरवाजा है, नहीं आंगन है, कुछ नहीं है। हम लोग जो कि परिवार की संख्या ज्यादा है, तो हम लोग जो कि जितने भी युवा जुड़ते हैं, दरवाजा नहीं होता, फिर हम लोग जो कि दूसरे लोगों की जमीन में जाते हैं। तो वहां पर भी हम लोगों को ताना सुनना पड़ता है कि नहीं ये जमीन में नहीं देंगे करने के लिए। कुछ पेड़ पौधा कुछ भी टूट जाता है तो उससे भी प्रेशर रहता है काफी। तो हम लोग को ये भी सुनने को पड़ता है, और जो पियक्कर लोग रहता है उनसे भी सुनना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो उतना शिक्षित है नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो लोग बहुत तरह तरह का कमेंट आते रहते हैं। फिर हम लोग को भी कहीं से आता है मारने का धमकी, मारने का धमकी, हाँ तुम लोग को नहीं देंगे करने के लिए। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जो है कि इस क्षेत्र में क्राइम होता है, मर्डर होता है, और जो है कि लड़के लोग जो होता है ये मोबाइल छीनता है, कोई भी बहुत चोरी डकैती बहुत सारा होते रहता है। तो मेरे साथ में भी हुआ था, इसके कहानी कुछ देर में बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर जिसके जमीन में करते वो तो ताना देते ही हैं, और जहाँ पर कर रहे हैं वहां पर फिर गांव के लोग सभी ताना दे रहे हैं कि नहीं ये आप लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह जो है कि हम लोग का डेली डेली जो है कि डेली हर एक गाँव में जाते हैं तो डेली कहीं न कहीं सुनने को मिलता ही है। और हम लोगों को जैसे भेदभाव, जैसे लड़की के मैटर में तो और है, लड़की के जो है कि लड़की को इतना मुश्किल है निकलना, क्योंकि हम दोनों आदमी जो काम कर दे दोनों आदमी लड़के ही हैं। तो हमारे साथ में दोनों लड़के हैं, तो और लोग जो है कि गांव में जाते हैं तो भड़क जाते हैं। उनको पता नहीं है कि हाँ मतलब ये लोग क्या है। हम लोगों को बताते हैं, इंट्रोडक्शन भी बताते हैं अपना परिचय। उसके बाद और ये गतिविधि कराते, क्लब जो चलाते हैं, जैसे हम SC समाज से है तो हम अपने समाज के ही अंदर में चलाते हैं। तो चलाते हैं तो जो लोग जहाँ चलाते हैं वहाँ का लोग जो है कि जन जागरण शक्ति संगठन में जुड़े हैं वो लोग भी सदस्य है, वहां पर भी जाना पड़ता है। फिर जो है कि हमको सामुदायिक मीटिंग करना पड़ता है, सामुदायिक मीटिंग करके फिर उसके बाद जो है कि हम लोग क्लब चलाते हैं। फिर जो है कि कई महीने के बाद जो है कि फिर अलग अलग तरह के जो लोग बाहर चले गए हैं पंजाब दिल्ली वो लोग आते हैं, तो फिर वो लोग भी तना वना देता है बाल बच्चा को कि हाँ ये लोग क्या करेगा सिखा करके, सब तो ऐसे जाता है सिखा करके कुछ नहीं मिलता है। और फिर हम लोगों को बोलता है नेता, ये लोग कौन सा नेता है जो आता है सिर्फ सिखाता है कुछ नहीं करता है। हम लोग जो है कि उनको जमीन नहीं देता है, जमीन के मैटर यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, राशन पेंशन ताना सुनना पड़ता है।
खास राजनीतिक पार्टी वाले भी हम लोगों को मतलब जो गांव के लोग जुड़े, बीजेपी के लोग ज्यादा तक, और यहाँ से भी हम लोग प्रेशर होता है कि नहीं ये लोग जो है कि ये वही पार्टी का है, ये लोग कांग्रेस पार्टी का है, ये लोग जो है कि मोदी सरकार का विरोधी है, मोदी सरकार का विरोधी है। इस तमाम चीज को लेकर के वो लोग काफी हम लोगों से बोलते हैं। हम लोग भी मतलब कभी कभी डर जाते हैं, फिर हम लोग जो है कि जब और सीनियर साथी को बताते हैं तो फिर हम लोग को भी वो एक बताता है, रास्ता बताता है, चर्चा करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करना है, फिर हम लोग उस कार्य में लग जाते हैं। तब जा करके जो है कि हम लोग जो है कि फिर करने लग जाते हैं, फिर कभी कभी फिर सुनने को मिल रहा है। और हम लोग जो करते हैं कि क्लब चलाते हैं, इसमें जो है कि अंधविश्वास के भी बारे में बताते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हर चीज का जड़ जो है कि अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास है, जाति धर्म सब तो है ये है, तो अंधविश्वास जो है डर भी जो है, जो अंधविश्वास से जो डर पैदा होता है लोगों के मन में, वो भी एक कारण रहता है। ये सबसे ज्यादा कारण यहाँ पर जो कि छोटे लड़के, अभी दशहरा का टाइम था, जितने भी लड़कियां थी सब जो है कि ये पर्व कर रहा था। ये अभी कार्तिक का सीजन है, तो इसमें भी जो है कि लड़की सब पूरा जो है कि ये उपवास करती है, उपवास करती है। इसमें भी फिर हम लोग जाते हैं क्लब में तो बोलती है उपवास कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे क्लब। इसमें फिर लड़की जो कि पर्व त्योहार के माध्यम से घट जाती है। जब पर्व त्योहार में घट जाती है, फिर अगर कभी भी कर रहे हैं तो किसी गार्जियन जो कि भेज देता है उधर काम करने के लिए, खेतों में कहीं और चले जाते हैं काम करने के लिए। तो तमाम तरह की हम लोगों को समस्या आते ही रहती है। और हम लोग बता देते हैं कि क्लब में और हम लोग कौन कौन मतलब जो हमारे देश से जो हम लोग एक रास्ता बता गया है, जो महान लोग सब हम लोग का रास्ता बता के गया है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते। जैसे सावित्री बाई जयंती, इसमें जो है कि हम लोग 2-3 साल से अब जो सावित्री बाई फुले के बारे में बताते हैं गांव में जा करके कि हाँ ये भी एक शिक्षा के लिए हम लोग का एक अधिकार दे के गए, रास्ता बता के गए हैं कि इसके रास्ते पर चलना है। शिक्षा का अधिकार इन्होंने पहले हम लोग को दे कर गया है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी काफी चर्चा करते हैं हम लोग, तो इनके बारे में तो काफी डेली हर एक क्लब में करते ही हैं। और जैसे रोहित वेमुल्ला का जो हत्या हुआ है, इनके बारे में बताते हैं, और फातिमा शेख के बारे में बताते हैं, ज्योतिबा फुले के बारे में बताते हैं, भगत सिंह के बारे में, तमाम तरह के जो हम लोग का जो रास्ता दे के गए महान लोग सब, सामाजिक लोग दे कर के गए हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। और हम लोग जन जागरण शक्ति संगठन का मजदूर मेला होता है, उसमें भी युवाओं को तैयार करके उसमें जोड़ते हैं ताकि वो भी जुड़े और उनको जो कि एक समझ बने अपने हक अधिकार के बारे में, तो वो लोग भी जुड़ते हैं। और बाकी मेरा कहानी और एक और है, तो मैं बताना चाहता हूँ, जो काफी अगर अभी हम इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अगर हमारे जगह पर और कोई या युवा अगर स्टूडेंट कोई भी रह करके यहाँ पर इस तरह का काम करता, मतलब काम करने आता, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे साथ जो घटना हुआ है, तो हम और हमारे साथी गोविंद है, तो दोनों आदमी हम लोग जा रहे थे क्लब का मीटिंग करने के लिए। तो उसी दौरान जो है कि हम लोग रास्ते में जो है कि कुछ बदमाश जो लोग जो है, 3 गो लड़का था, वो बाइक पर था, हम चल रहे थे। तो उस टाइम में हुआ क्या, हम लोग जो कि गाड़ी रोक करके जो ये कट्टा जो होता है वो हम लोगों को जो है कि कनपट्टी में सटा करके हम लोग को मोबाइल छीन लिया। जितने भी मेरे पास में डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, ये सब हम लोग का छीन लिया, और उसके बाद छीन करके भाग गया। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फोन किए, फिर पुलिस ने हम आने के लिए थाना गए, वहां पर जो कि FIR किए। FIR तो ले ही नहीं रहता, कट्टा वाले को बोल रहा था कि आप जो है कि ये बात मत डालिए, आप जो है कि सिर्फ बोलिए कि मेरा बैग छीन लिया। इसके लिए हम लोग जो थाना का जो अध्यक्ष होता है, इंस्पेक्टर, उनसे हम लोग काफी बहस की नहीं आपको लिखना ही पड़ेगा, और जो है कि FIR लिखना पड़ेगा, और हम लोगों का वो रिसीविंग भी देना पड़ेगा, फिर भी नहीं मान रहा था। तो एक और इंस्पेक्टर है, हम लोगों को जान पहचान है, उनसे कांटेक्ट कराए कि नहीं आप सर जो कि इनको बताइए कि केस मेरा क्यों नहीं लिखेगा। फिर इसी तरह वो उनसे बात की, फिर ये लिखा, फिर बोला कि हम आपका मोबाइल जो है कि पैसा दिला देंगे।
तो हमको लगा कि ठीक है, अगर मेरा सामान मिल जाता है तो हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर जो कि बहुत सारे लोग बोला कि नहीं, आपका जो कि मोबाइल नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं। ठीक है, नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक बार प्रयास करता हूँ। फिर एफआईआर किए, उसके बाद जो कि इनको 4 महीना तक का चक्कर काटना पड़ा कोर्ट का काटना पड़ा। वहां पर जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी हो रहा है कोर्ट में, वहां पर हमको वकील करना पड़ा। वकील के पीछे हमको जो 5-6 हजार रुपया खर्च हो गया, 9,000 का मोबाइल। तो वहां पर जो काफी प्रक्रिया चलता रहा, थाना से कोर्ट, कोर्ट से थाना, थाना से कोर्ट, ऐसे करते करते जो कि हमको 5,000 रुपया भी खत्म हो गया। हमको, मेरा मानना था कि हम एक देखना चाहते हैं कि कोर्ट में और जो कि एक छोटा सा केस को लेकर के कैसे लोगों को परेशान किया जाता है, कैसे डराया जाता है गरीब लोगों को। तो हम सोचे कि ना, एक समझ लीजिए कि इसका हम प्रक्रिया करेंगे और हम समझ भी बनाएंगे। तो वकील से भी यही बोले कि ना, देखिए प्रक्रिया जो कि आप लोग काफी लंबे समय तक ले जाते हैं, जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक जनता, गरीब मजदूर के साथ में क्या होता होगा। वो बताया कि ना, यही प्रक्रिया है, ऐसा ही होता है। तो काफी संघर्ष करने के बाद जो है कि हमको जो है कि 29 अप्रैल को जो है कि मोबाइल आया मेरा थाना में। मेरा थाना मोबाइल आया, फिर जो है कि हमको थाना के माध्यम से फिर हमको मोबाइल दिया। तो इस तरह का समस्या हुआ, हमारे साथ में घटना हुआ। और हम लोग अभी जो जहाँ जहाँ चल रहे हैं, अभी कहीं भी कर रहे हैं, तो बहुत सचेत होकर के कर रहे हैं, और लोगों को, युवाओं को भी काफी जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ में तो मतलब डेली डेली मतलब घटना ऐसे होते रहता है, और प्रेशर भी मिलता है, ताना बना हर चीज मिलता है लोगों से। जो संगठन के लोग जुड़े हुए हैं वो भी ताना दे रहा है। उनको तो यही पड़ा है कि हमारा जमीन नहीं मिल रहा है, हमको घर नहीं है, हमको स्वास्थ्य नहीं है, कल ये बीमार है, वो बीमार है, कुछ रहने का कुछ व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह का हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को भी सुनना पड़ता है कि नहीं, आप लोग नेता होकर के नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे बात बताते हैं। इस तरह का ताना हम लोग का संगठन के ही सदस्य लोग नहीं देते। फिर उनके साथ में हम लोग ऐसे सामुदायिक मीटिंग करके फिर इसका हल निकालते हैं। तो इस तरह का हम लोगों का संगठन में, क्लब में चला जाता है। बस मेरा इतना ही कहना था। सबको जिंदाबाद। जिंदाबाद। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ, जो बाकी साथी अलग अलग जगह से जुड़े हैं उन लोगों के लिए। तो एक तो फर्स्टली वो JJSS and BASF, they work with marginalized communities, SCs, STs, Muslims, and the main crux of their engagement is on educating members of these communities, not just in terms of school education, but on sexual and reproductive health, women's mobility and rights, and other issues that they face on a regular basis. And there are two important means by which they engage and bring people into the fold. Is one is through, like, JJSS has internships and youth clubs through which they work with children, they work with young people, and BASF has fellowships which they provide to their members in need so that they can continue their education. And they also have a common bank where they collect the funds from this fellowship and use it for whoever may need for enrolling into universities or other higher education, to access other higher educational opportunities. And there's also engagement on health, on youth programs, in helping re-enroll students who dropped out of school. They conduct trainings, conduct capacity building exercises, and they also work with farmers and laborers on other social issues in terms of getting work, getting pensions, getting their wages. And they also use arts and games and songs because the kids from these such backgrounds do not get the opportunity to play with each other, even let alone have access to other rights and other opportunities. And then there's also another important issue in terms of mobility of women and intercaste relationships. And these are like two very core areas where
these two organizations have been working on. यहाँ पे ब्यूटी का हैंड रेज्ड है काफी टाइम से, ब्यूटी के पास हम जाएंगे एक बार कि कुछ ऐड करना है अगर आपको। BASF के साथ ही भी जो काम करते हैं और मैं भी से ही हूँ, तो हम काम करते हैं, तो हमारे मुश्किलों की बात करें तो मैं काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ शराब को लेकर कितनी ज्यादा ये रेगुलेशन लगाया गया है समाज के माध्यम से। तो जब हम मांझी कम्युनिटी के यूथ के साथ वर्क करते हैं तो उन्हें गाँव में ब्यूटी आपको एक बार रोकना पड़ेगा, आपका बहुत नेटवर्क का शायद इशू है, तो ठीक है, हम ब्यूटी के पास वापस आते हैं। फुलेश्वर शायद आए हैं। फुलेश्वर, अगर अपना थोड़ा परिचय दे दे और अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बता दे आप। हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ ब्यूटी, एक मिनट अगर आप रुके, हम फुलेश्वर के पास जाके फिर आते हैं आपके पास। हेलो। हाँ फुलेश्वर। हाँ फुलेश्वर है, और मैं अभी पिछले 9-10 महीनों से कोऑर्डिनेटर के रूप में युवा क्लब में काम कर रहा हूँ, और पिछले 8-9 साल से मैं JJSS के साथ जुड़ करके अलग अलग संघर्ष आंदोलनों में भाग लिया हूँ, अलग अलग काम में जुड़ करके उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके काम किए हैं। बाकी और भी चीजें हैं जो कि बहुत सारे, मतलब हम लोगों के ऊपर ये होता है, अगर हम ऐसे समाज से हैं तो मेरे ऊपर अगर हम आप इनमें जुड़ना चाहेंगे, अगर संगठन मजबूत होगा और हम आपके बारे में जानेंगे और आप हमारे बारे में जानेंगे। फुलेश्वर का फिर से ठीक है, देखते, कोशिश जारी रखते हैं फुलेश्वर से बात चलाने की। ये शायद ब्यूटी भी पहले बोल रहे थे, बाकी सबके लिए भी ये सवाल मैं रख रही हूँ तब तक कि एक तो आप लोगों के क्या चुनौतियां आए हैं आप लोगों के काम में, युवाओं को संगठित करने में, और अपना आज के दौर में जैसे मुन्ना भी बताए, जो आसपास के लोगों से जो चुनौतियां खड़े हो रहे हैं। तो ब्यूटी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं चुनौती से ही बात कर रही थी। हाँ। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। तो सभी को पता है लगभग कि बिहार में शराब का जो रोजगार है वो हमारी कम्युनिटी के साथ करते हैं। ऐसे सभी लोग मतलब लगभग लोग करते हैं, लगभग कास्ट भी करते हैं, जैसे और भी कास्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर बंदा मांझी कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो हम लोग उन्हीं कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम उनके टोले में काम कर रहे होते हैं और पुलिस की रेड पड़ती है तो सभी इधर उधर चले जाते हैं। हमारे वो लेंडर को भी वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि जब पुलिस आती है तो वहाँ पे ये नहीं देखती कि हमारे ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है या ये सच में लड़ बनाते हैं। ब्यूटी का फिर से शायद फुलेश्वर आप वीडियो ऑफ रखिए, आपका ऑडियो से ही बस। तो
मतलब युवाओं को जोड़ने में जो परेशानी आते हैं बहुत बार हमने देखा है, क्योंकि 2015 से लेकर के के द्वारा इंटर्नशिप करता है जिसमें युवा जुड़ते हैं उनमें, और जब भी युवा 1 महीना वहां रह के बहुत सारे चीज का जानकारी लेते हैं और फिर वो लेके आते हैं, फिर वो जो है कि बोलते हैं कि हम जाके घर में इसका प्रैक्टिस करेंगे और हर महीने में 15 दिन हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनके पास न रोजगार है और न कोई न किसी तरह का जमीन है जो कि वो खेती करके अपना जीवन चलाते, क्योंकि उसके ऊपर इतना हो जाता है। यहाँ पे खास करके 12-13 साल के लोग हो जाते हैं युवा लोग, तो उनके ऊपर काफी रहता है, और वो अगर घर में बैठे रहते हैं तो उनके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि कहीं घर में तुम हो तो कहीं जा सकते हो, तो उनको ये सोचना पड़ता है कि कहीं से हमको पैसा जुगाड़ करके ला। ठीक है। हाँ, चलिए फुलेश्वर, अच्छा लगा आपका बात सुन पाए इतना देर बाद। मनदीप का हाथ रेज्ड है, तो बताइए। जैसे कि चुनौतियां की जो बात आ रही है, तो उसमें मैंने बहुत सारे फेस किया है चैलेंजेस, खुद का भी और समाज के तरफ से मुझे बहुत सारा चैलेंजेस मिला हुआ है। तो जो चुनौतियां हैं, तो उसमें मैंने अभी जिस तरह से जितना अब लड़कियों के साथ पार्टिसिपेंट कर पा रहा हूँ, सामुदायिक लड़कियों के साथ में, और उनके साथ जितने सारे मीटिंगें कर पा रहा हूँ, उतना पहले नहीं हो पाता था। तो पहले ये जब मैंने शुरुआत किया था फर्स्ट बार में, तो मैंने सोचा कि अपने साथ कुछ लड़कियों के भी जोड़ूं, क्योंकि जो जानकारियां हैं वो सभी के लिए इक्वल है, तो उन्हें भी ये इस सारी जानकारियों को लेना जरूरी है और वो भी इन सारी जानकारियों का लाभ उठा सके। तो मैंने जब लिस्ट बनाना चालू किया, तो मैंने अपने से लिस्ट चला कि ये मेरे गांव में इतनी लड़कियां हैं, तो मैं इनसे इनका लिस्ट बनाकर मैं रख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इनसे बात करके, इनके पेरेंट्स से बात करके, फिर उसके बाद मैं इनके साथ एक बैठक करूंगा, और फिर उसके बाद तब जो भी आगे प्रक्रिया वो किया जाएगा। तो जब मैंने मीटिंग के लेकिन जो बोलिए थोड़ा सा सुधार। हाँ, तो मैंने जब ये किया, तो फिर उसके बाद गए, मैंने टाइम रखा, डेट रखा, फिर उसके बाद मैंने घर भर जाकर बोला कि आज मीटिंग है फिर बीएसएफ का, फिर आप लोग चलो। तो मैंने जब उन लोगों को बोला, तो फिर वो लोग बोले कि जब तक मैं पूछूंगी नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि सभी जो भी गार्जियन होते हैं उनके सब हाथ में होता है ना कि लड़के चल जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इशू खड़ा होता है कि तुम कहाँ चली गई थी, फलाना उस लड़के के साथ में क्यों वहां पर गई थी, उतना वहां पर इतने लड़के बैठे हुए थे, तो वहां पे क्या कर रही थी, इस तरह के वो सवाल उठते हैं घर में। और क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैंने फेस किया है। तो जब गया वहां पे, तो उसकी तरफ से लोग बोल रहे थे चल यहाँ से भाग, तू कहाँ से, मतलब कि 4 दिन के लिए मीटिंग में, और फिर जैसे काका सीख ले, फिर अब हमारे लड़की कोनों के साथ, मतलब कि वो जो भाषा है वो उस तरह से वो लोग बोल रहे थे कि जो मेरी लड़की है, मैं हिंदी में थोड़ा सा इसको बोल रहा हूँ, तो जो मेरी लड़की है वो आज तक मेरे किसी भी मीटिंग में नहीं गई है, और ना ही तुम्हारे मीटिंग में जाएगी, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा दुख होता था कि यार कहानी भेज रहे हैं लोग कि इस तरह से। तो मैंने प्रयास किया, और फिर धीरे धीरे ये प्रयास मेरा सफल हुआ, और आज जो है, तो मैं मेरे कुछ गांव के भी लोग हैं जिनके घर के महिलाएं या फिर लड़कियां नहीं जा पाती हैं मीटिंग में, तो वो लोग जब मैं अपने गांव की लड़कियों को जब यहाँ से लिया कर जाता हूँ खुद बाइक पे बैठा के, तो वो लोग उसके घर पे जाकर बोलते हैं, ए फलाना लड़का हुआ, तो लड़कियां कहाँ लिया गुलर है,
इस तरह के सवाल आते हैं। तो जब मैं घर पे आता हूँ तो मुझे इस तरह सवाल मिलते हैं उन जो गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स से कि तुम जब लिया कर जाते हो तो इस तरह के सवाल मिलते हैं। हम लोग के साथ होता है कि ये तुम्हारी लड़की कहाँ लेकर जा रहा है, बिगाड़ देगा, ठीक है, तुम अपनी लड़कियों को घर में रखो। तो ये मेरे तरह जो भी समाज की तरफ से चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां मुझे मिल रहा है, तो आज भी चुनौतियां है मेरे लिए, क्योंकि मैं और भी सोच रहा हूँ कि अधिक से अधिक गर्ल्स को जोड़ सकूं, क्योंकि बॉयज के लिए तो ओपन है, घर के भी कोई नहीं बोल सकता है, तुम कहीं भी जाओ, ठीक है। तो वो मैं सोच, ये इतना मेरा प्रयास है अभी लड़कियों को बाहर निकालने के लिए और बीएसएफ के साथ जोड़ने के लिए। और भी बहुत सारे इंटर्नशिप आएंगे, संगठन है, तो उन सब के साथ उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जब कहा जाता है कि लड़का और लड़की जो एक समान है, उनको भी उसी माँ ने जन्म दिया है, उसे भी उसी समाज में जीना है, उसी समाज ने ही पाला है, तो फिर उन्हें क्यों वंचित रखें इन सारी जानकारियों से। और उन्हें आगे जब मौका मिलेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे और अपने जो भी सपना है वो पूरा कर पाएंगे। तो ये रहा मेरा। और मैं एक चीज और इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा कि जो हम लोग बीएसएफ के जो ग्राउंड लेवल पर जो हम लोग काम करते हैं जो भी यूथ के साथ में, तो उन लोगों के लिए हम लोग बीएसएफ के थ्रू से एक लाइब्रेरी खोला जाता है। और वहाँ जहाँ पे कि जो भी बच्चे पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं या फिर उन्हें कोई किताब नहीं मिल पाती है, तो वो सारी चीजों को वो वहां से लेकर पढ़ सके और अपनी जो भी पढ़ाई है वो सारी चीजों को कंटिन्यू कर सके। किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो। अगर किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है, जैसे मैम ने जाफिन दी ने बताया था कि ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना, क्यों रीजन डालना, फिर उसके बाद फिर उसको कनेक्ट करना, सभी के स्कूल के साथ उसे जोड़ कर रखना, तो ये सारा चीज हम लोग करते रहते हैं। बस यही रहा मेरा। थैंक यू मनदीप। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मतलब आगे रखा है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, जो मेल प्रिविलेज का बात है कि लड़कों को कोई मतलब लड़कियों को जोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है वो क्यों है, कैसे है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों के साथ नौशरवान बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, तो 2 मिनट दे सकते हैं उनको अपना बात रखने के लिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जिंदाबाद। जय भीम जिंदाबाद। मेरा नाम नौशरवा आदिल है। हम JJSS में 2021 में इंटर्नशिप के द्वारा जुड़े थे और अभी युवा कार्यकर्ता जो युवा क्लब चल रहा है हम लोगों का, उसमें कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अभी भी हम फील्ड आए हैं तो फील्ड में ही हैं और हम जो का जो डेरा है वहाँ पे गए नहीं है, फील्ड में ही है। तो हमारे साथ पहली बार कि हम इंटर्नशिप में जब जुड़े थे तो हमारे साथ चुनौती था कि घर से आने नहीं दे रहा था। तो घर वाला कहा कि इस तरह में जाएगा कि धर्म बदल लेगा, इधर क्या होगा, क्या करेगा नहीं करेगा। जब पता चला कि वहाँ लड़का लड़की सब इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ 1 महीने बाद सर्टिफिकेट दे के उनको घर भेज दिया जाएगा, तो ये और डर हो गया कि वहाँ लड़का लड़की भी है, उसके बाद फिर धर्म बदल लेगा। इस तरह का एक भ्रम फैला हुआ था घर वाले के बीच में कि इस तरह का बदलता है। तो हमें तो पहले से शुरू में आने नहीं दिया जा रहा था कि क्या संगठन है नहीं है। तो फिर भी हम कोशिश करके अपने एक दोस्त को का मदद लेके आए उसमें। तो उसमें आके हम इंटर्नशिप किए। फिर मुझे जनवरी से संचालक के रूप में चुना गया और मैं मार्च से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। युवाओं के साथ चुनौतियां बहुत सारी आती है कि उनको अपने आप में हम जोड़ के कैसे रखें। हम उनके गांव में आते हैं तो वो हमसे जुड़े कैसे, जुड़ाव कैसा बना रहे। सिर्फ खेल या कुछ एक्टिविटी करने से उनसे जुड़ाव नहीं बनेगा, उनके बीच कुछ खास रिश्ता बनाना पड़ेगा जो कि खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के कुछ इश्यूज को लेकर। अगर हम ज्यादा जोड़ लेते हैं युवाओं को तो फिर उसके साथ फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है कि नहीं, फिर कमाएगा नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे, फिर हमारा और आगे कैसे चलेगा। तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है। तो हम लोग विचार करते रहते हैं कि हम अपना अपना नए रणनीति बनाते रहते हैं कि वो हमसे जुड़े कैसे रहे और इस चीज को भी फेस कैसे किया जा सकता है। तो पहली बात तो हमें आने में, यहाँ तक आने में बहुत एक धक्का मारना पड़ा, गार्जियन से बहुत सारा सुनना पड़ा और उसका
कुछ बात को अनदेखा अनसुना करना पड़ा। फिर यहाँ आके आप काम कर रहे हैं तो इसमें भी दिक्कत आ रही है कि इस तरह का काम कर रहे हो तुम, दलित यहाँ सिर्फ इस तरह के में घूरते रहते हो और घर भी तुम नहीं रहते हो और और बहुत सारा दिक्कत है क्योंकि मुसलमान हो तो तुम इधर उधर जाते हो, क्या खाओगे, क्या 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 करोगे, इसका कोई ये नहीं, नमाज पढ़ते होगी नहीं और सारा चीज है। तो इस तरह का दिक्कत भी है। और हम ये मेरा मेन मकसद है कि बच्चा लोग हमसे जुड़े और वो अपने हक अधिकार को जाने और स्कूल अगर जाए तो वो जाने कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें क्या घंटी पढ़ाई चाहिए और कितना घंटी पढ़ाई हो रहा है, इस चीज को लेकर बात होना चाहिए। और कि वो जाने कि हम स्कूल जा रहे हैं तो क्या घंटी पढ़ना है, कितना देर टिकना है, कई मास्टर आके पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ना है। और अगर वो क्लब में आ रहा है तो वो ये चीज भी करे, खेल कूद भी करे, फिर वो अपने बारे में जाने कि हम क्या कर सकते हैं, कर क्या रहे हैं और क्या किए। ये चीज को वो जब याद कराए तो उन पर लगेगा कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं और कर क्या रहे हैं। तो वो खुद में एक सोचन शक्ति भी बढ़ेगी उनके अंदर। तो हम इसी मुद्दे पे कर रहे हैं। और क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ, 2021 जुलाई से अगस्त इंटर्नशिप किया और अभी संगठन में जुड़ के रेगुलर मैं जनवरी से जुड़ के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा ज्यादा कुछ अनुभव है नहीं, जितना है मैं शेयर कर दिया हूँ। थैंक यू, क्योंकि मैं इतना ही अपने बारे में बता सकता हूँ। थैंक यू। हाँ, बहुत, ये भी मतलब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जोड़ा कि मतलब जो धर्म को लेके बस हिंदू समुदाय नहीं, मुसलमानों के बीच में भी और सबके मतलब जो डर है वो एक ही तरह का डर है। अलग अलग समूह में अलग अलग लोगों के बीच में डर और जो अंधविश्वास सारे एक ही जैसे है। तो जाफरीन भी हैंड रेज कर रहे हैं तो हम उनके पास जाएंगे। थैंक यू हिंडोली। मैं चैलेंज को लेकर के 2-3 चैलेंजेस ऐसे हमें फेस करने पड़ते हैं जिसपे हमारे काफी कार्य हो रहे हैं, पर अभी मतलब उसमें अचीवमेंट भी हुआ है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि हम उसमें पीछे हैं। तो पहली चुनौतियां ये होती हैं कि जिस समुदाय के साथ हम काम करते हैं, वैसे ब्यूटी ने बहुत सी चीजों को लिखा है, आप चैट बॉक्स में पढ़ सकती हैं उनसे। स्कूली शिक्षा से जोड़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौतियां हैं उन समुदाय को, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ ये सोच पे बनी होती है कि हम अच्छे से कमाएं और हम घर परिवार को कैसे चलाएं। और खासकर लड़कियों के साथ अगर देखा जाए तो लड़कियों को घर की जिम्मेदारियों को मतलब अगर आप गांव लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, वो आ जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आपको दे पाएंगे। लेकिन अगर कि वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, कुछ चीजें सीखें, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती, क्योंकि बेटियों को कहा जाता है कि वो घर की जिम्मेदारियां घरेलू कार्यों के लिए ही बनी हैं। तो ये चुनौतियों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है हमारे, लेकिन हमने बहुत तोड़ा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक लड़कियां आ रही हैं। हम जब भी 2 महीने 3 महीने में प्रशिक्षण करते हैं तो उनके अभिभावक के साथ हमारी कम्युनिकेशन एंड रिलेशन इतनी अच्छी बन गई है कि वो उन्हें आसानी से आने देते हैं। तो ये था पहला चुनौती। दूसरा चुनौती हमारे लिए ये है कि जो हम लोग बात करते हैं अभी के टाइम, जो हमारा एक पिलर है यौन प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकार, तो ये अपने आप में चुनौती है समाज के लिए। ये मुद्दे पे बात करना ही समाज में बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इस पे बात ही नहीं कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया समाज ने फिक्स कर रखे हैं कि शादी के बाद इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और शादी के बाद भी हो तो 4 दीवारी के अंदर होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप खुलकर के बात नहीं कर सकते। आप लाख अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छा रिलेशन बनाइए, तब भी ये मुद्दा उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी।
लेकिन इसमें भी हमारी पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने शुरुआत 100 से करी थी तो 100 तक हम पहुंच गए, नहीं। हम 11-12 साल से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने 100 में से अभी 20% ही बदलाव किया है। लेकिन ये 20% भी बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चुनौतियां आती रहती हैं, तो ये है हमारे लिए 2। तीसरा है कि जब हम समुदाय में जाते हैं तो हम सिर्फ युवाओं के साथ काम करते हैं, उनके अभिभावक के साथ हम सिर्फ रिलेशन बना पाते हैं। तो उनको अगर हमें जोड़ के रखना है कार्य कंटिन्यू करने के लिए, तो उसका पूरा प्रभाव उनके इकोनॉमिक के ऊपर जाता है। क्योंकि अगर हम उनके साथ भी काम करना शुरू कर देंगे तो फिर उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पे इफेक्ट होगा। तो और जब तक हम उनके साथ नहीं काम करेंगे तो उनकी सोच जहां से शुरू हुई थी वहीं पे टिकी होगी। तो ये भी हमारे लिए चुनौती का एक रूप है। हम बहुत सी चीजें प्रयास करते हैं कि हम उनको सपोर्ट सहयोग करें ताकि उनको हर एक चीज के लिए आसानी हो। जैसे मनदीप बता रहे थे कि हम लोग लाइब्रेरी का मतलब अपने जहाँ जिला में हम काम करते हैं वहाँ की लाइब्रेरी हम शुरुआत करते हैं ताकि उन्हें किताबों से वो जुड़े और जो भी सामाजिक जानकारी है वहां से वो आसानी से मिले, उनको ऐसी जगह मिले जहां वो पढ़ सके। पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो हम पहले भी मैंने आपको बताया कि हम लोग फेलोशिप करते हैं ताकि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके। हम उनके सपनों पे काम करते हैं ताकि वो आगे चल के अपने सपनों को पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूरा कर पाए। तो हम लोग हर एक प्रकार आंदोलन से भी हम लोग जोड़ने का काम करते हैं उनके लिए। हमने रैली एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पीएमएस रैली स्कॉलरशिप के लिए निकाली। हमने अपने अधिकार शरीर अपना अधिकार अपने के माध्यम से हमें भी हमारे शरीर पे अपना अधिकार होना चाहिए, उसके लिए भी हमने बहुत सी आवाजें उठाई और सरकार के साथ हमने बात की। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई भी आवाज हमारे जो जैसे कि पिछले साथी बता रहे थे कि जो उम्र एज जिनके ज्यादा होते हैं वो बात कर पाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि युवा की बात हम युवा के साथ ही करें। तो युवा की जब आवाज की हम बात करते हैं तो वहां पे युवा ही बात करें तो हमारे लिए अच्छा होता है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब अचीवमेंट होता है। बिल्कुल। थैंक यू। जाफरीन, यहाँ पे मतलब एक और जो सवाल है इस बात से जुड़ा हुआ है, बाकी सबके लिए भी रख रहे हैं ये कि जो युवाओं के बीच में जो डायनामिक्स होते हैं, जो डिफरेंसेस है, जो अलग अलग स्तर के लोगों के बीच का जो रिश्ता होता है, उसको आप लोग कैसे हैंडल करते, क्या करके एड्रेस करते हैं? जो ये युवाओं से आप युवाओं के साथ बातचीत करते हैं उसमें भी जो अंतर है उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? हमारे जो युवा हैं, हाँ, जो युवा के साथ भेदभाव हमें जो भी दिखता है उसमें हम लोग सबसे पहले संवैधानिक मूल्य। आपका म्यूट हो गया जाफरी। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ, तो हमारा कार्य अंबेडकर विचारधारा पे होता है। तो जो भाव हमें अपने समुदाय में देखने को मिलते हैं उसको हम पहले जैसे कि अगर हम मानते हैं कि हम अपने यहाँ पे कोई किसी कार्यक्रम को आयोजन किए, वहां पे बहुत सारे यूथ आए हैं, कोई उनके साथ बात, कुछ यूथ ऐसे होते हैं कि वो उनसे बात नहीं कर पाते, तो हम वैसे ही आपको मैं बता दूं कि जो हम समुदाय के साथ काम करते हैं उसी समुदाय के हमारे जो लीडर भी होते हैं,
तो उसी समुदाय के हम लेते हैं, क्योंकि हमें उसके चैलेंजेस हम अगर हम अपर जाति के लोग के साथ को सीनियर पर्सन में रखें और वो नीचे जाति के साथ मिलके बात करेंगे तो उनके बात करने का तरीका, उनके बिहेवियर का तरीका, हर एक चीज अलग उनके साथ होगा। इसलिए हम उन जिन कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं उन्हीं कम्युनिटी के लीडर्स को भी हम रखते हैं, ताकि उनको अगर मान लीजिए मुसहर कम्युनिटी है तो वो नहीं शिक्षा की ओर ज्यादा नहीं जा पाते हैं, तो हम मुसहरी कम्युनिटी के सीनियर से को भी रखते हैं ताकि उनको ये एहसास हो कि हम कैसे उनको शिक्षा में जोड़ सकते हैं, वो उनके साथ भेदभाव ना करें। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको तोड़ने के लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जो ये आपने वही एक और जो मतलब ऐसे जो परिवर्तनकारी काम है उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रिप्रेजेंटेशन का बात है। ये हम लोग मतलब पिछले सैटरडे भी ये सेम तरीके का ही बात रखा था, जो साथी आए थे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, कि एक तो ऊंची स्तर पे रिप्रेजेंटेशन कम है, पर जो गांव-गांव में आप लोग काम करते हैं उसी को सारे कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करके सेम कम्युनिटी के लोगों से ही उनके पास पहुंचने का जो कोशिश जारी रहता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। तो हमने संगठन में भी नॉली वैसे ही सीनियर पर्सन को रखा है जिस समुदाय के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कभी उनके घरों में उनके परिवार के साथ बात करने जाए तो उनको वो भेदभाव ना दिखे, उन्हें वो एक हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि फ्रेंडली कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडली रिलेशन, तो वो बनाने के लिए हमें उसी तरह की सोच लानी पड़ेगी, तब जाकर के आप फ्रेंडली ड्रीम देख सकते हैं। आसानी से आपको मदद मिल पाएगी कि आप किस प्रकार के सपनों को देखो और उसको पूरा करने के लिए हम किस तरीके से खेल के माध्यम से या फिर आपके रिश्तों में बदलाव के माध्यम से हम कैसे इसे बदल सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम जब जिन युवाओं से मिलते हैं वो डायरेक्टली यही कहते हैं कि मेरा बाप खेती करता है तो मैं भी खेती करूंगा। क्यों करोगे तुम खेती भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मतलब सोशल मोबिलिटी का भी जो बात रहता है जिसके बारे में जागरूकता ही बहुत कम है, तो ये बात समझाना भी इम्पोर्टेंट रहता है। हम लोगों के साथ अजीत है, अजीत को अभी भी शायद मौका नहीं मिला है। अजीत, आप अगर कोई बात रखना चाहते हैं। तो मैं कह रही थी कि अच्छा सॉरी, बहुत सारे ऐसे आपका शायद हाँ मैं कट गई थी, हम सॉरी। हाँ सॉरी। कह रही थी कि मैं कह रही थी कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने समाज के फर्स्ट लर्नर एंड फर्स्ट एजुकेटर रहे हैं, जो अपने लिए अपने गांव में अपने जो उनका टोला है वहां पे वो पहले ऐसे शिक्षित ग्रेजुएशन लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे वो पहले युवा होते हैं जिन्होंने अपने गांव स्तर पे पढ़ाई की होती है। थैंक यू। बिल्कुल, ये मतलब कम्युनिटी का एजुकेशन और लिटरेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ब्यूटी भी आगे रखी है, तो उनका भी चैट में है, मैं उनका ट्रांसलेशन भी रख रही हूँ आगे। तो यही इसी बात पे और बाकी साथियों को भी ये सेम सवाल है कि युवाओं के बीच में जो भेदभाव है, जो डायनामिक्स है, उसको आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे मतलब वो चुनौती जो आता है, जो जेजेएसएस के साथी भी बोल रहे थे कि संस्था के अंदर से ही जो टॉन्टिंग होता है, जो पीछे लगने वाला बात होता है, तो ऐसे डायनामिक्स को युवाओं के बीच के जो अलग अलग तरीके के इश्यूज है उसको आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं? जेजेएसएस के कोई साथी अगर ये सवाल देना। आप सवाल दोहरा दें। हाँ, तो ये जो जाफरीन भी कह रही थी अभी कि युवाओं के बीच जो आप लोग युवाओं के साथ युवाओं के लिए जो काम करते हैं उसमें जैसे आप भी बता रहे थे जो इंटरकास्ट रिलेशनशिप है या औरतों का जो मूवमेंट का है या दलित
दलित औरतों का जो चुनौतियां रहते हैं, तो आप लोग कैसे संभालते हैं ये जो युवाओं के बीच में भी जो अलग अलग अंतर रहता है, तो ये इशू को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के बीच में ही, आप लोगों के संस्था में बोलिए या आप लोगों के समाज में, समूह में? तो चीजें साफ है, जैसे कि हमारे जो संगठन है तो ज्यादा मुस्लिम नहीं, इलाका है जहाँ पे मुस्लिम साथी जुड़े हैं और जो अपर कास्ट होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं, तो वो समाज में तो बच्चे आते हैं, कोई भी गेम कराते हैं तो वो सबके लिए नया होता है, तो उस क्लब में हर कास्ट के बच्चे जुड़ जाते हैं। और उसके गार्जियन जो होते हैं, गार्जियन उनको हटाते हैं क्योंकि उनको बच्चों को तो समझ नहीं होती है कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, पर गार्जियन उनको आके हाथ पकड़ के ले चले जाते हैं। तो हम लोगों ने गार्जियन से ही बात करते हैं कि क्योंकि हम जो कि हमारा एक हिस्सा है कि हम लोग जाति से नफरत करते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से बात रखते हैं कि जो हमारी अधिकार है वो तो हमसे सरकार ही छीन रही है। तो जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे तो फिर हम अपने अधिकार को नहीं ले पाएंगे। तो हम लोगों ने एक तो बच्चे के साथ में मीटिंग करते हैं हर 3 महीने के बाद, तो उनसे जो होती है हम लोग की जो भी ये समस्या आती है कि बच्चे वहाँ पे नहीं जाएंगे या फिर बच्चे को कोई काम है, तो गार्जियन सपोर्ट करते हैं कि जो ये काम हमारे इलाके में होना चाहिए। और अभी हम लोग जो पूरा फुल टाइम जो दे रहे हैं उस इलाके में, तो अभी बहुत मतलब 9 मंथ या 10 मंथ बहुत कम है, क्योंकि हम लोग रेगुलर इस टाइम से जा रहे हैं। उससे पहले ये होता था कि हम लोग इंटर्नशिप करते थे, फिर इंटर्न जो आते थे जैसे फ्रेशर बता रहे थे कि वो फिर बाहर चले जाते हैं या फिर उसको पैसे की दबाव पड़ते हैं तो वो कमाने लगते हैं, तो वो सही से हमारे साथ जुड़ नहीं पाते थे। और अभी हम खुद उसके गांव जाते हैं तो वो हमारे साथ बैठ सकते हैं क्योंकि उसकी गार्जियन भी हमारे साथ हैं, तो वो चीजें अभी हम लोग को थोड़ी सुविधा हो रही है कि हम लोग अपने बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया जयमंती। और हाँ चांदनी, आप बताइए। चांदनी मैं करना चाहती हूँ। हाँ, तो इस तरीके से चैलेंज आती है, जैसे कि मतलब इंटर्नशिप जो होती है उसमें ज्यादातर मतलब कि मतलब 15 से ऊपर 14-15 मतलब 20-21-22 लड़के आते हैं, ज्यादातर लड़कियां आती है, उसको तो बहुत मुश्किलें होती है निकालने, वो नहीं निकल पाती है। तो उसके लिए हम लोग को लगातार जाते हैं, जो संगठन से जुड़े साथी हैं उसके घर पे जाते हैं, समय बिताते हैं और फिर जाके बातें करते हैं। फिर हम लोग अपना उदाहरण देते हैं कि देखो हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, हम भी तो एक लड़कियां है ना, हमारे जैसे बहुत लड़कियां, आप लड़कियों को भेजिए। उसको उसके पीछे लगना पड़ता, लगातार बातचीत करना पड़ता, तभी वो मतलब मोटिवेट हो पाता, उसके माँ बाप मानते हैं। और मुश्किल से बहुत कम लड़कियों को इस तरीके से पेरेंट्स मान जाते हैं। तो बहुत हम लोग को चैलेंज मतलब ये मुश्किलें आती है। और फिर वो मतलब हाँ, एक जो लड़कियां जुड़ी है मतलब जैसे इसमें इंटर्नशिप करते हैं तो उसका थोड़ा माइंड खुलने लगता है, वो चीजों को समझने लगता है, तो वो फिर उसी गांव में जाके वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे खेल के माध्यम, अगर हम बच्चों के साथ खेल कर रहे हैं तो वो अपने गांव में ही कर रहे, तो उसके गांव में देखते हैं कि हाँ ये लड़कियां कर रही, कुछ तो सीख के आई है। ऐसा नहीं कि जैसे में मतलब उसका तो मानसिकता बना रहता है जैसे मतलब जनजाति संगठन गलत काम होते हैं, लड़कियां को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, पर जब उसके गांव के बच्चे ही सीख के जाते हैं, कुछ गांव में करते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है पेरेंट्स को, तो फिर उसको देख के फिर और सब मतलब लड़कियां निकलने की सोचती है, बातें करती हैं, तो इस तरीके से होते हैं ये। हाँ मतलब काम मतलब प्रूफ दे के कि जो काम है उसमें अच्छाई है सबके लिए,
तो ये भी एक थोड़ा सा हाँ फुलेश्वर मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताइए। तो एक चीज ये होता है ना कि संगठन पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं लोगों के साथ में। तो जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं वहाँ पे हम लोग युवा क्लब चला रहे हैं, उनके गांव में चला रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनके गांव में नहीं चला रहे हैं। तो उनके मम्मी पापा को 15 से कोई 10 से कोई 15 से ही जुड़े हुए हैं। उनको जानकारी अलग अलग चीजों के बारे में होते रहते हैं कि जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम इसमें रहेंगे तो हमारा हक जो है फुलेश्वर का फिर से छूट गया। कनेक्शन का फुलेश्वर आपका म्यूट हो गया शायद। हाँ हेलो हाँ हाँ बताइए। हेलो हाँ हाँ। तो लोग सोचते हैं उनके बारे में कि अगर हम इस तरह का भेदभाव करेंगे तो फिर कौन आएगा हमको बताने के लिए, कौन समझाने के लिए आएगा। तो वो आने देते हैं, लेकिन वही अगर हम दूसरे जो संगठन से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के साथ में अगर हम करें तो वो बिल्कुल ही भाव नहीं देंगे। मैंने देखा है कि उनके गांव में दूसरे गांव में जहाँ पे नया संगठन जोड़ने का प्रक्रिया जब चालू करते हैं तो लोग भाव ही नहीं देते हैं। मतलब पहले तो पूछते हैं कि नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो कास्ट पूछते हैं। जब कास्ट अगर हम बता देते हैं उनको तो वहां से निकाल देते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये लोग हैं, ये हमें क्यों समझाने आए हैं। हम तो बाकी जगह का भी लोग आए जो जुड़े हैं संगठन में, उनके भी बच्चे मेंबर संगठन में जुड़े हैं। हाँ आपका बीच में बहुत कट जा रहा था तो बस यही। हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो जो मेंबर संगठन में जुड़े हुए हैं उन्हीं के गांव में हम अक्सर करते हैं। एक लास्ट जो सवाल है फुलेश्वर का, नेटवर्क का इशू होने की वजह से थोड़ा ये डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो तब तक हम थोड़ा आगे जो हाँ चलिए। हाँ फुलेश्वर आप चाहे तो चैट में भी आप लिख के ये भेज सकते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क का आवाज कट जा रहा है, पूरा बात सुनाई नहीं दे रहा है। थैंक यू। ठीक है। हाँ आगे बस समय क्योंकि खत्म होने को आ रहा है, तो लास्ट जो सवाल है मनदीप आपके पास आते हैं, बस मैं सवाल रख दूं। वो है कि आप लोग अभी क्या आगे आने वाले तौर पे, आने वाले टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं युवाओं को संगठित करने के लिए? क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं या क्या रास्ते दिख रहे हैं आप लोगों को आगे के टाइम में को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए? तो यही। हाँ मनदीप आप अगर शुरू करें। मेरा पिछले वाला सवाल का थोड़ा सा जो है तो मैं वही शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब युवाओं के अंदर की जो भेदभाव है कि वो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, क्या करते हैं उसके लिए वो एक दूसरे से तो जो भी अभी इधर जो है तो ग्राउंड लेवल पर जो मैं देख रहा हूँ तो वो सारा चीज है कि अधिकांशतर जो भेदभाव है युवाओं में तो वो जाति वर्ग के लेकर है कि ये चमार है, दुसाध है, डोम है, पासी है, मुसहर है, तो इस तरह से लेकर ये भेदभाव है। तो हम लोग जब भी
मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें कुछ गेम खेलते हैं। और उस गेम का कुछ इस तरह से उद्देश्य रहता है कि जब भी वो आ, उस गेम में जब शामिल होते हैं तो उन्हें एक इस तरह से उसका उद्देश्य रखा जाता है कि ताकि जब वो उस गेम को खेलें तो उन्हें लगे कि हम सभी लोग एक साथ जब किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर आना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे अलग अलग ये कास्ट वाइज से जैसे में कि अगर देखा जाए तो अधिकांशतर जो भी है कि कास्ट वाइज को लेकर कि ये मुसहर है, ये इस तरह से रहता है, ये चमार है तो ये काम करता है, ये वो काम करता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग वहाँ पे उन सभी को युवाओं को के अंदर की जो भी जाति वर्ग की जो भेदभाव है, क्योंकि अधिकांशतर जो हो रहा है तो जाति वर्ग से ही हो रहा है, तो उन सभी को दूर करने के लिए ये सारा काम करते हैं हम लोग कि गेम खिलाते हैं, फिर उसके बाद उसका उद्देश्य बताते हैं और वो इन सारी चीजों से रूबरू उन्हें कराते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे से भेदभाव ना करें। और ताकि हमें जब भी किसी चीज को हासिल करना है तो जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो चाहे समाज से अगर हमें फाइट भी करना हो, सोसाइटी से जाए, तो हमें सब कुछ एकजुट होकर साथ लड़ाई लड़नी होगी और तभी हम समाज से कुछ जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये युवाओं को बीच में अधिक जो भी है वो जाति वर्ग के साथ साथ जेंडर की भी विभिन्नता है कि वो लोग जेंडर के अनुसार भी एक दूसरे के साथ भेदभाव करते रहते हैं। तो उसमें ऐसे कि बहुत सारे ऐसे आते हैं लोग जिसमें थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, इंटरसेक्स, जो ये तो इन सभी के साथ भी अधिकांशतर भेदभाव हो रहा है। तो अभी मेरे गांव का एक इस तरह से सिचुएशन है, एक लड़की है तो वो थर्ड जेंडर है, तो उसके साथ भी बहुत उसके पेरेंट्स के थ्रू भी उसे मतलब फोर्स किया जाता है कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, फिर तुम्हारा आगे का वंश कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा इशू आता है। तो ये सब मैंने भी वहां पर जाकर उसके घर में बात किया था इन सारी चीजों को लेकर। तो फिर कुछ वहां से वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ताकि वो कुछ अपनी चीजों को शेयर कर सके, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पर भी एक तरह से मुझे लगा कि उसके साथ भी भेदभाव हो रहा है। और वहीं पे उसके भाई का जो है तो वो आगे की पढ़ाई कर रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है, तो वो भी है। तो हम लोग ये काम करते हैं युवाओं को कि वो अपने अंदर की जो भी भेदभाव के जो थ्रू है वो उसे दूर कर सके एक दूसरे के प्रति, और एक भाईचारे की नाता और एक रिश्ता निभा सके, ताकि हम लोग हर चीज के लिए एक साथ होकर फाइट कर सके और उस मुकाम को हासिल कर सके जो हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये जो बोला वो मुझे पिछले हफ्ते का भी एक बात याद आ गया, जो एक बहुत सक्सेसफुल तरीका सबने बोला, जो विमुक्त समुदाय है। ये मध्य प्रदेश के NTDNT ट्राइब्स का जो कहानी रखा है कि ये लोग गेम्स के थ्रू उसमें जो मतलब लड़का लड़की का एक साथ मिल के जुड़ के बातचीत करने का जो मौका मिलता ही नहीं है, जो टीम स्पोर्ट्स में कभी वो होता ही नहीं है। क्योंकि टीम स्पोर्ट्स बाकी बोलिए तो फुटबॉल या क्रिकेट या ऐसे छोटे छोटे कबड्डी जो भी हो, कि लड़के अकेले मतलब अलग खेलते हैं, लड़के अलग खेलते हैं, या लड़कियों को मौका ही नहीं मिलता है। तो इसमें अल्टीमेट फ्रिस्बी करके एक गेम है, वो जो फ्रिस्बी फ्लाइंग डिस्क को लेके जो खेलते हैं, और वो एक बहुत अच्छा मकाम तैयार करता है सबके लिए, क्योंकि उसमें लड़का लड़की का कोई टीम का कोई चक्कर नहीं रहता है। तो ऐसे लड़के लड़की एक साथ मिलके खेलने का और मिलने जुलने का, बातचीत करने का मौका बनता है उससे, और उसी के थ्रू अलग इश्यूज का भी बात ले आते हैं जागरूकता लाने के लिए। तो ये जो आप लोग बोल, यहाँ पे भी शायद ये अगर हो सकता है कि अलग समुदाय के लोग, अलग जाति के लोग एक साथ मिलके खेल कूद से कि समझे कि फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, सब में सिमिलैरिटी ज्यादा है फर्क से लेके। तो ये एक मतलब ये बात मुझे याद आया पिछले हफ्ते की बातचीत से। थैंक यू मनदीप। ब्यूटी का भी हैंड रेज्ड है, तो ब्यूटी के पास जाते हैं। मैं आपके अभी के सवाल का आंसर करना चाहती हूँ। हाँ। मैं ये कह रही थी ना कि आगे क्या होगा इसका तो अंदाजा अभी हमारे पास नहीं है, हमारे संगठन के पास भी नहीं है,
क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक प्लान है अभी के लिए और आगे के लिए भी है कि हम अभी जितने हमारे यूथ हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर वो 12th कर ली है, तो उनको हायर एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे JNU, APU, टीस ये सब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे हैं, वहाँ से अलग से ट्यूशन उन्हें दिलवा रहे हैं। बाकी जो हमारे वॉलेंटियर के पीछे जो यूथ आ रहे हैं जिनको हमने ग्रुप में, लाइब्रेरीज में, व्यक्तित्व विकास केंद्र में जोड़ के रखा है, उनके लिए तरह तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके लिए करियर गाइडेंस का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके लिए और भी संगठनों से, संस्थाओं से उनका लिंक कर रहे हैं कि वो आगे और बढ़ सके, वो अपना फ्यूचर को थोड़ा और ब्राइट के रूप में देख सके और भी ज्यादा उनमें लीडरशिप आए, वो चीजों को सीख सके, समझ सके, वो अपने लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। तो अभी तक जो मैंने अपने लेवल से करा है वो यूनिसेफ से उनका पार्टनर ऐड कराया है, सेव द चिल्ड्रन से उनको जोड़ा है। फिर हमारा स्टेप नेटवर्क जो कि YP फाउंडेशन के द्वारा का ही एक पार्ट है, उनसे जोड़ा है। YP फाउंडेशन के साथ भी चल रहा है। तो हम उनको कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन से नई नई सीखों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो उनकी शिक्षा चल रही है जो रेगुलर बेस पे होती है उनमें भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू ब्यूटी। इसी बात पे कि आगे का क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं संगठित करने के लिए, इस पे कोई और अगर कुछ ऐड करना चाहे। जी मैं जोड़ना चाहती हूँ। हाँ बताइए जान। हाँ तो मतलब हम लोग का तो सोच ही है, संगठन का सोच ही है कि शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे मतलब कि गांव में खेल के माध्यम से हो, गीत नारों के माध्यम से हो, वो युवाओं को जोड़े और युवा आए, मतलब अपने मतलब निकल के कुछ करे। और फिर जितना भी समाज में कचरा फैले हुए हैं, जिस बजरंग दल को लेके, जाति धर्म को लेके, लिंग भेदभाव को लेके, सभी युवाओं के मन में, और जो मतलब कि हमारी पीढ़ी मतलब गार्जियन उसका भी मन में भरे हैं, वो चीज खत्म करने के लिए युवाओं को मतलब तैयार करना जरूरी है। और वो चीज हम लोग कर ही रहे हैं, तो संगठन के माध्यम से हो ही रहा है। जैसे यूथ प्रोग्राम चला रहे हैं, प्लस मतलब कि गांव से भी जो संगठन के साथ है उसका भी बच्चे आके हम लोग जहाँ मतलब सेंटर है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं। कम से कम 30 से 40 बच्चे हैं, उसका भी दिमाग में अभी से डालना शुरू कर दिए हैं, मतलब पढ़ाई के माध्यम से, मतलब खेल के माध्यम से, कि वो उसका भी दिमाग से निकले। फिर वही जो पीढ़ी तैयार होंगे, फिर वो भी युवाओं के बीच बात करेंगे और जो आने वाला पीढ़ी है उसको भी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम युवाओं के साथ काम करें तो जरूर है कि ये चीज खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल वही हम लोगों का सभी का होप रहता है, आशा रहता है कि ये जो काम है ये जल्द से जल्द पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें ले जाए। इसी बात पे किसी और को अगर कुछ ऐड करना है, नहीं तो हम सवाल जवाब पे जाएंगे। अगर किसी को कोई सवाल रखना है, जो हम लोगों का ऑडियंस भी है यहाँ पे। या फिर कोई और बात अगर रह गई है, छूट गई है, जो रखना चाहते हैं। हेलो। हेलो, हाँ मुन्ना। मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को मतलब जागरूक करना है या संगठित करना है, युवाओं को, बच्चे को और भी सभी लोगों को, तो मुझे लगा ज्यादातर जो कि युवाओं के साथ में मतलब काम करे, उनके साथ में शिक्षा के ऊपर ही काम करे। क्योंकि माना जाता है अगर उनके पास में अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो ऐसे में जो कि युवाओं भी भटक जाते हैं, वो अलग अलग दलों में चले जाते हैं, अलग अलग संगठनों में, ब्राह्मणवाद वाले सोच वाले जो संगठन उसमें चले जाते हैं। अगर उनके साथ में शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा पर ही ज्यादातर काम करे, उसमें जो कि जो भी लेवल पर वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उसको सपोर्ट करे, आर्थिक मामले में या और सारा कुछ मामले में, तो वो शिक्षा से वो आगे बढ़ पाएगा और उसमें जागरूक होगा और संगठित हो पाएगा।
मुझे लग रहा है कि इस पर भी ज्यादा काम करना चाहिए, इस मैटर को लेकर के। बस मेरा यही कहना था। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने कि शिक्षा ही आगे बढ़ने के लिए, एम्पावर करने के लिए और जागरूकता बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही एक मतलब एक ही जो तरीका है वो शिक्षा के तौर से ही है। तो और किसी को अगर कुछ रखना है बात आगे, कोई सवाल अगर किसी के मन में है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग ये आज का सेशन खत्म कर सकते हैं। हाँ मनदीप। हाँ मेरे पास से थोड़ा सा बस उनसे रिलेटेड है कि हाँ। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इनके ऊपर सरकार कितना ध्यान दे रहा है, ये चीज सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि हमसे जो जितना होता है, जो संगठन से जितना होता है वो उतना करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरकार है वो कितना कर रही है, क्योंकि हम आजकल जितना भी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। बशर्ते अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, स्कूल में देखा जाए जाकर, तो वहाँ पे जो शिक्षा होती है, टीचर हैं, तो बस अगर 1 से लेकर 8 क्लास तक है तो उसमें सिर्फ 2 या फिर 3 ही टीचर हैं। अगर वहाँ पे इंटर तक है तो फिर उसमें जैसा भी मेरे यहाँ बना हुआ है 10th क्लास तक है ये विद्यालय। तो यहाँ पे मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं कोचिंग भी कराता हूँ 10th क्लास तक, तो उनसे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कितना साइंस के टीचर हैं तो नहीं तो मैथ के नहीं हैं, और इंग्लिश के हैं तो फिर हिंदी के नहीं है। वो तो इस तरह से जो सरकारी स्कूलों का जो प्रॉब्लम रहा है कई सालों से। हाँ, यस मैम। तो यही चीज मैं ये थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि आप लोग से कि थोड़ा सा इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सरकारी विद्यालय। क्योंकि जब तक शिक्षा हमें शुरू से ही अच्छी नहीं मिल पाएगी तो फिर हम आगे चलकर हाई एजुकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल में हम सरकार जो है उसे बहुत सारी चीजें जब वोटिंग होता है तो इलेक्शन टाइम वोट देते हैं क्योंकि हमें फैसिलिटीज मिल सके, हमारे स्कूल सही से हो सके, हमारा स्वास्थ्य सही से हो सके। तो और लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिल पा रहा है। तो संगठन का जितना जो काम है वो संगठन अपना काम कर रहा है जितना करना है उसे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है वो पहले सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा एजुकेशन को हाईलाइट करे ताकि बच्चे पढ़ सकें। और उसमें पढ़ने वाले जो लोग हैं जिनके घर के बच्चे जाते हैं वो अधिकांशतर SC/ST कम्युनिटी के ही लोग जाते हैं, आदिवासी और मुस्लिम के बच्चे जाते हैं, ताकि वो क्योंकि उनके पास पैसा नहीं को सरकारी स्कूलों में करा सके। तो मुझे यही लग रहा है कि जितना भी जो भी अभी JJS है, BSF है, तो ये भी एजुकेशन का पहला पॉइंट एजुकेशन रखा हुआ है अपने लिए कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे। SC/ST मुस्लिम समुदाय के जितने वर्ग के बच्चे हैं उनको जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट काम करता है उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए तो बहुत ही बेहतर होगा। ये चीज बस मेरा कहना था। थैंक यू। हाँ, ये बहुत मतलब कंसर्निंग बात भी रहता है कि किस मतलब क्यों सरकार एडुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, या सालों से जो एडुकेशन का स्थिति में इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं है, कोविड के बाद से और ज्यादा चीजें खराब हो गए हैं। तो उसका कारण भी क्यों है, क्या है, वो भी हम मतलब समझना शायद जरूरी है कि सरकार क्यों नहीं चाहती है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के वहाँ के लोग पढ़ाई करे, सीखे, आगे बढ़े। तो मतलब ये अलग अलग लेवल पे ये जो संघर्ष है वो चलाने का बहुत जरूरत है। और मतलब समझना कि सरकार का भी क्या मकसद है, कि क्या करना चाह रहे हैं ये लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ। तो ये भी थोड़ा सवाल करना सबके मन में, ये सोचने वाली बात तो है ही। पर इससे डरने का, अगर डर जाएंगे तो वहां पे पीछे रह जाएंगे। बात यही है जो जयमंती भी बोली कि संघर्ष और निर्माण की, स्ट्रगल के थ्रू क्रिएशन करने का जो काम है, संघर्ष करते ही निर्माण करने का, वो बहुत एप्लीकेबल है हर सिचुएशन में। तो थैंक यू मनदीप ये बात रेज करने के लिए।
और किसी को अगर कुछ रखना है, कोई कमेंट, कुछ भी अगर रखना है बात आगे। नहीं तो फिर यहाँ पे आज का सेशन फिर समाप्त करते हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जय भीम और जिंदाबाद, सतरंगी सलाम, और आगे के दौर के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं यहाँ इस हमारे तरफ से। तो संघर्ष जारी रखना है, निर्माण भी जारी रखना है। तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे सबसे मतलब हम लोग भी बहुत सीखे हैं आप लोगों का बात सुन के, आप लोगों का बात समझ के। और आशा रखते हैं कि आगे भी, आगे आने के टाइम पे फिर से मिलेंगे, फिर से एक साथ काम करने का मौका रहेगा कहीं ना कहीं। तो जिंदाबाद और जय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सभी को, NAPM की तरफ से भी, एंड थैंक यू हिंडोली, दैट वाज वेरी, आई नो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम बार बार होता रहा। हाँ, ये आपने मतलब बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी उसको, का वो हाँ इशू है ये, क्या, वही ना, एक्सेस का भी बात है यहाँ पे कि सबके हाँ पास हाँ इंटरनेट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ ये इसने थोड़ा इजी भी किया है कि हम हर तरफ के लोगों की बात सुन पाते हैं, मगर वो जो चैलेंजेस हैं, एक तरह अलग तरह के चैलेंजेस भी आ गए हैं। बिल्कुल तो बट बिल्कुल। दोनों ही तरह से, बट अच्छा, बहुत अच्छा हो पाया सेशन, और बहुत सारे लोगों को सुन पाए, ये अच्छी बात है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मनदीप आपको भी थैंक यू, सभी को थैंक यू। थैंक यू। जय भीम, जय भीम। जय भीम। सभी को जय भीम, जिंदाबाद। मैं ये पूछ रहा जिंदाबाद। था कि अगला हाँ। सेशन का मीटिंग कब होगा? अगला सेशन एक तो कल है 6 बजे, और हर वीकेंड को 6 बजे, 6 से 8 बजे NAPM का सेशन चलता रहता है। तो आप लोग पिछले सेशन भी NAPM के फेसबुक पेज और जो दूसरा लिंक है जो NAPM के ब्लॉग में सारे रिकॉर्डिंग्स है, वहां से आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो हर शनिवार और रविवार को शाम 6 बजे जूम पे सेशन होता रहता है। ठीक ठीक है, बंद करते हैं जूम। हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।